परमिशन दे दीजिए। आज क्योंकि कुंडली के 12 खाने हो गए हैं, अब मुझे 9 ग्रहों पे बोलना है, लेकिन मैं लाल किताब के कुछ नियम सिद्धांत जो कि ग्रामर से संबंधित हैं उन पे बात करूंगा। और इनकी हकीकत में आपको हमेशा जरूरत रहेगी, इसको कभी बेसिक सूत्र हैं ये सोच के भुला मत देना। ये जड़ है। मैंने इसीलिए ग्रुप में शाम को मुझे ध्यान आया तो मैंने लिखा कि कॉपी पेन लेके बैठे। और ये सत्य है, कॉपी पेन लेके नहीं भी बैठेंगे तो भी कोई आफत नहीं है, लेकिन किताब पढ़ेंगे तो। लेकिन किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ किताब में बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा उनको विस्तार दूंगा आप लोगों को, तो वो आपके जहन में, दिमाग में, दिल में बस जाएंगी बातें। मैं ये चाहता हूँ। इस वजह से मैं ये बात आप लोगों को कह रहा हूं कि कॉपी पेन लेके बैठे। आप देखेंगे अन्य विधाओं के अलावा लाल किताब में नर ग्रह, स्त्री ग्रह, पापी ग्रह और मुखन्नस ग्रह, अलग अलग ग्रहों की कैटेगरी बांटी गई है। नर ग्रह की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ सूरज, मंगल और बृहस्पति आते हैं, और इन तीनों को शेर बोला गया है। बृहस्पति तो कंप्लीट बब्बर शेर है, लेकिन तीनों नर ग्रहों को शेर बोला गया है। जब 2 या 3 नर ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये टेबे में बड़े अच्छे लाभ देते हैं, क्योंकि ये 3 शेरों का फिर ग्रुप बोल दिया जाता है, या 2 शेर हो जाए। ये हमेशा एक दूसरे को मदद देते हैं और तीनों ही मित्र हैं। लेकिन यहाँ एक कहानी होती है कि सूरज और मंगल ये दोनों गर्म ग्रह हो गए, ये जब मिल जाते हैं तो कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ठंडा ग्रह है। सूरज और मंगल के मिलने के कारण चंद्रमा के फलों में कमजोरी आ जाती है। इसको ऐसे समझ लीजिए। फिर आते हैं पापी ग्रह। तो पाप शब्द का भी इस्तेमाल है और पापी शब्द का भी इस्तेमाल है। तो जब पाप शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहां पे सिर्फ 2 हैं, राहु और केतु। और जब पापी ग्रह का इस्तेमाल होता है तो राहु, केतु और शनि तीनों होते हैं। और ये किस तरीके से होते हैं? शनि राहु या केतु के साथ हो जाए या दृष्टि में आ जाए तब पापी बनते हैं। पापियों का टोला जो शब्द है इसका इस्तेमाल होता है जब शनि राहु केतु के साथ या इनसे दृष्टि में आ जाए, यानी कि राहु या केतु शनि को देखें। और इस पापियों के टोले में एक बात ध्यान कर लेना, जब शनि पापी के टोले में होगा तो अमूमन, और अमूमन शब्द जब मैं बोलता हूं तो बड़ी मात्रा में शनि मंदा असर देता है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि राहु की दृष्टि जब शनि पे चली जाए या शनि राहु के साथ आ जाए, जैसे राहु 6, शनि केतु के साथ 12वें घर में, तो ये शनि ज्यादा नेक असर नहीं दे पाता है। और शनि क्या है? नौकर चाकरों, इंडस्ट्री, फैक्ट्री के सुख, चाचा के सुख। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो बिल्कुल हाई लेवल की जो बड़े बड़े नाम है, नाम लेना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड हो रही है, क्या पता यूट्यूब पे डाल दूं, अंबानी अडानी जैसे लोग, इनके शनि बहुत बड़े स्तर के पाएंगे आपको, क्योंकि ये कंप्लीट इंडस्ट्री चलाते हैं। शनि का नेक होना यानी कि हद दर्जे की ऊंचाई, हद दर्जे की ऊंचाई। और जब शनि नेक होता है तो ये राहु केतु की कंडीशन से ही नेक या मंदा होता है। अब इसको समझने के लिए, शनि राहु को देखे तो शनि राहु को अपनी मर्जी से चलाएगा, लेकिन गलती से, जैसे मैंने अभी बोला, कि राहु की दृष्टि शनि पे चली जाए, यानी राहु पहले घरों में हो शनि, बात के मैं दृष्टि लाल किताब की तो एक तरफा है, तो फिर राहु शनि को अपनी नियत से चलाता है। और हकीकत यह है कि शनि के दोनों ये अनुचर हैं, एक शिष्य हैं, गुलाम हैं। लेकिन राहु की दृष्टि शनि पे होना शनि को खराब करता है। किताब में इस विषय पे जो लिखा है मैं उसके विपरीत बोल रहा हूं।
ये भी सुन लीजिए, राहु शनि के योग को, मुस्तरका योग को किताब में अच्छा लिखा है कि शनि का लोहा तांबे में बदल जाता है। किताब में इस तरीके से लिखा है कि शनि का लोहा तांबे में बदल जाता है, लेकिन नहीं, जब राहु शनि को देखे या राहु शनि के साथ हो जाए तो हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के धक्के मिलते हैं। प्रैक्टिकल ये आता है और किताब में कुछ और मिला है। किताब में जो लिखा है वो अलग लिखा है और जो मैं बता रहा हूं वो अलग बता रहा हूं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, कुछ चीजें किताब में भी मिस प्रिंटिंग है या कोई ना कोई कारण है। आप अपने जीवन में, मैं जो बोल रहा हूं किताब से अलग, तो मैं हमेशा टोकता हूं कि ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिकली ये मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। और किताब में मिला है वो मिलेगा कि शनि का लोहा तांबा बन जाता है, यानी कि शनि की वैल्यू बढ़ जाती है, सूरज जैसी। तांबा सूरज का, लोहा शनिचर का। किताब में ये मिलेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको अनुभव में लीजिए। मेरा अनुभव है पिछले 30-32 साल का जो मैंने आपको दिया। अब आप अनुभव में लीजिए, क्योंकि जो किताब में नहीं लिखा है वहां मैं यही कहूंगा, आप अपना अनुभव खुद 10, 5, 15 टेबों में देखिए, वहां आपके सामने फिल्म सामने आ जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा अनुभव ये आया है और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो सब इस बात को ही मानते रहे हैं। आप अपना अनुभव पैदा करिए, क्योंकि कुछ चीजें किताब में मिस हुई हैं या गायब हुई हैं, कुछ ना कुछ कारण रहे हैं जो गड़बड़ है। फिर आते हैं स्त्री गृह लाल किताब में, वो दो हैं, शुक्र और चंद्रमा। शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र प्रेमिका भी है, शुक्र पति भी है और पत्नी भी है। चंद्रमा माता है, हमारी दादी भी है। अलग अलग घरों में जाके इसके रूप, हर ग्रह के रूप बदलते हैं। अब जैसे चंद्रमा मैंने बोल दिया, लेकिन खाना नंबर 4 हमारी मासी का भी है और हमारी बुआ से भी संबंध रखता है। जबकि बुआ बुध की आसिया है, आसिया मतलब वस्तु जीवित, लेकिन चंद्रमा का संबंध माँ से है, दादी से है। ये ध्यान करिए। अब चंद्रमा 10वें घर में बैठ जाए तो उसे शनि से कोरिलेट करते हैं। शनि क्या है? चाचा। तो चंद्रमा 10 का चाची माना गया है। चंद्रमा 12वें घर में चले जाए तो 12वां घर में चंद्रमा को ग्रहण माना गया है। चंद्रमा 12वें घर में अगर किसी का बैठा है अकेला, तो वो राहु के साथ मान के आप उसको उपाय कर दीजिए। यानी कि आप चंद्र ग्रहण का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर है बृहस्पति और राहु का। और बृहस्पति राहु से जो ग्रह तीसरी जो ताकत ऊर्जा जन्म लेती है वो है बुध। बुध का आकाश, और बुध में राहु छुपा हुआ है। किसी तरीके से भी जांच लो। तो 12वें घर का चंद्रमा का जो मंदा असर होता है, उसका कारण यह है कि वहां पे राहु का बड़े लेवल पे आधिपत्य है। और चंद्रमा छठे घर में हो तो निश्चिंत होके चंद्र ग्रहण केतु के साथ मान लीजिए, उपाय कर दीजिए। यानी कि चंद्रमा का उपाय 12वें घर में भी ग्रहण का हो सकता है, छठे घर में भी ग्रहण का हो सकता है। चंद्रमा का ग्रहण का उपाय 10वें घर में शनि से संबंधित और 11वें घर में शनि से संबंधित मान के भी हो सकता है। और ग्रहण के जब उपाय होते हैं तो इसमें चंद्रमा के तीनों दुश्मन राहु केतु शनि, सूरज ग्रहण में भी ऐसा ही माना जाता है। ये बड़े लाभ देते हैं। खड़कते नारियल सूखे, बादाम साबुत। जब भी मैं किसी को भी बादाम की बात करूं तो मैं गिरी की बात कभी नहीं करता हूं, ध्यान कर लीजिएगा। बादाम गिरी की कभी भी, जो ये तो बीज हो गई, बादाम गिरी बीज शुक्र का है। मैं साबुत बादाम की बात करता हूं। बहुत सारे लोग जी बादाम, कई क्लाइंट ऐसी गलती करते हैं, आप इस चीज को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना। साबुत बादाम बोल दो, फिर बोल दो हार्ड। किसी भी बीज को आप शुक्र मान सकते हैं, क्योंकि उससे जन्म होता है। जैसे कि स्त्री पुरुष शुक्र है, संतान के लिए बीज है वो, इसलिए शुक्र माने गए हैं। और स्त्री को लक्ष्मी रूप भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में माना गया है, तो लक्ष्मी भी मैंने शब्द इस्तेमाल किया।
और किसी भी खरबूजे का बीज हो, चाहे तोरी का बीज हो, चाहे शीशम का बीज हो, चाहे तुलसी का बीज हो, जिससे जन्म होता है वो शुक्र है। स्त्री को पुरुष की जरूरत है वंशवेल बढ़ाने के लिए, और पुरुष को स्त्री की जरूरत है। तो वो एक दूसरे के बीज हैं, जो कि दोनों के मिलने से तीसरी ताकत बच्चा पैदा होता है। वही इस किसी भी चीज का, किसी भी वनस्पति का बीज शुक्र मान लेना। तो और बादाम साबुत है, वो शनि की है। साबुत बादाम शनि की है, ये ध्यान कर लेना। अब आपको यहाँ एक थोड़ी अजीब सी बात कहूंगा, ये आपके आगे काम आएगी। आज ही मेरे पास एक कॉल थी राजस्थान से, जयपुर से। उनकी बहन को गुदा स्थान में दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, जिसे बवासीर बोलते हैं, पाइल्स। सूरज सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सूत्र को समझना, थोड़ा सा आपको विस्तार मिलेगा। उनके भाई ने मेरे को उनकी कुंडली दिखाई है। उनकी बहन शादीशुदा है। उनके जीजा दिल्ली में रहते थे। जो उन्होंने मकान कुछ समय पहले बनाया, उनके जीजे ने, बहनोई साहब ने उनके, तो 3 महीने में ही उनकी बर्बादी शुरू हो गई। और उस टेबे में जो योग था, इनकी बहन के ऊपर आफत आनी थी कि ग्रस्त खराब होगा, इनकी बहन की हालत खराब हुई। तो उसका 3-4 महीने पहले मेरे को फोन आया, माहौल सब सुधर गया, हॉस्पिटल से घर चली गई अपने इज्जत साबरू से। लेकिन अभी कुछ समय पहले सूरज सेकंड हाउस में हो तो कंडीशन क्या है? जर जोरू जमीन के झगड़े नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए। सूत्र को समझना अभी। जर पैसा, जोरू स्त्री, और पत्नी के लिए पति भी शुक्र है, ये भी ध्यान कर लेना। और जमीन जायदाद, ये झगड़ा नहीं करना, किसी से फ्री में कुछ मत लेना। सूरज सेकंड हाउस की ये कंडीशन है। उनके यहाँ अभी कोई वस्तु उनके घर फ्री में आ गई, और उसी महिला को आ गई जिसके टेबल में सूरज सेकंड हाउस में आया। और उसके पति से भी कुछ कहासुनी हो गई। अब उसको पाइल्स की प्रॉब्लम उठ गई अभी 10-5 दिन पहले। तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने उनको सिर्फ क्या बोला, साबुत बादाम छिलके वाली हार्ड मंदिर में रखवा दो, उनकी ये प्रॉब्लम सुधर जाएगी। क्यों बोला? जबकि आप ध्यान करिए, बादाम मैंने बोला शनि की। शनि और सूरज आपस में दुश्मन। सूरज शनि मिलने से राहु बुराई देता है, मंगल बद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने ये उपाय करवाया। सूत्र को समझो, ये उपाय क्यों करवाया? अब बताता हूं क्यों। अब मतलब दिमाग को विस्तार मिलेगा। ये इसलिए करवाया, सूरज जब सेकंड हाउस में हो, तो सूरज कितना भी नेक हो जाए किसी का सेकंड हाउस में होते हुए, शुक्र के ऊपर वो कभी नेक नहीं होगा। क्योंकि दूसरे घर में, सेकंड हाउस में, बृहस्पति और शुक्र दोनों का मुश्तरका का घर है, दोनों मालिक हैं। शुक्र की राशि, बृहस्पति का धर्म स्थान। सूरज शुक्र के लिए सेकंड हाउस में कभी अच्छा असर नहीं देता, और सेवंथ हाउस में, 7 में और 2 में। अब उस महिला को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए शनि का उपयोग किया। अब सेकंड हाउस में हम क्यों कर सकते हैं? सेकंड हाउस ऐसा है, एक धर्म स्थान, जहां कोई आपस में लड़ते नहीं है। इसलिए यहाँ पे शनि का उपयोग। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसकी खबर आएगी, जी बहन को आराम हो गया। तो कई बार खुले दिमाग से मैं जो बात कहता हूं, पढ़िए और समझिए। वो इसलिए कहता हूं कि जितना लिखा है उतना बहुत नहीं है, और जितना मैं बोल रहा हूं उतना भी बहुत नहीं है। लाल किताब एक एक ऐसी बेचारी, बेचारी शब्द बोल रहा हूँ, निरीह किताब है, जिसमें काम हुआ ही नहीं है आज तक। आप लोगों से विनती है, मेहनत करके आगे चलिए। लाल किताब में इतना कुछ मिलेगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना कुछ दे सकती है। मुझे तो मिला है, इतना कुछ दे सकती है, वह खुले दिमाग की। तो अब क्या है कि शुक्र पे सूरज नेक असर नहीं देगा, देगा तो मंदा ही देगा। अब शुक्र को मदद कौन देता है? शनिचर। शुक्र का परम प्रेमी है, मित्र है। तो शनि के माध्यम से शुक्र को मदद दे दी गई। और ये ध्यान है हमें कि सेकंड हाउस में दो दुश्मन ग्रह भी आपस में लड़ते नहीं है। खाना नंबर 2 में दो दुश्मन ग्रह लड़ते नहीं है। धर्म स्थान में आप नियम से आप
चले जाओ, अपने दुश्मन भी आपका होगा तो आप उससे कुछ नहीं कहोगे, माथा टेकोगे, प्रसाद चढ़ाओगे या प्रसाद लोगे और अपने घर आ जाओगे। वही हाल दुश्मन का होगा। मंदिर में कोई कहा सुनी करने का स्थान ही नहीं है, वो पवित्र जगह है। और लाल किताब में दूसरा नियम ये भी, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 11 में सभी ग्रह अपना अपना असर देते हैं। तो अब सूरज खाना नंबर 2 में जो बैठा है वो अपना असर देगा, हमने शनि की वस्तु रख दी, वो अपना असर देगी, यानी कि बैलेंस हो गया शुक्र के साथ। बात को समझो। तो बैलेंस बनाना ये भी लाल किताब की कला है, और ये किताब में लिखा हुआ है। मैं किताब से इतर नहीं हूं, किताब में ही रह के बात कर रहा हूं। इस बात को समझो, ये बैलेंस बनाना है। यही खाना नंबर 2 का हाल है। कोई भी ग्रह अपना अपना असर देंगे, यही खाना नंबर 11 का हाल है। और ये दोनों ही धर्म स्थान है एक तरीके से। 2 मंदिर है, 11 गुरुद्वारा है, और 11वां तो धर्म अदालत भी है। अदालत में न्याय की इच्छा से लोग जाते हैं, वहां वकील लड़ते हैं, जिनका मुकदमा है वो नहीं लड़ते। इस बात को ध्यान करो, इस तरीके से। तो भैया, चंद्र और शुक्र स्त्री ग्रह हैं, और यही चंद्रमा जब 8वें घर में आ जाए तो 8वें घर में वृश्चिक राशि आती है। मैंने 12 में बोल दिया, सास का कारक हो जाएगा। चंद्रमा 12, सास से झगड़े फसाद होते हैं, सास से लाभ नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिसका 12वें घर का चंद्रमा होगा। और मैंने ये भी बोल दिया कि वो राहु के साथ माना जाएगा। अब राहु सुसर है तो चंद्रमा स्त्री ग्रह सास बन गया, सिंपल सा लो है। 10वें घर में शनि मालिक है, शनि चाचा का स्वरूप है हमारे जीवन में, तो चंद्रमा चाची का स्वरूप बन गया। ऐसे खाना नंबर 8 में चंद्रमा हो, खाना नंबर 8 में चंद्रमा क्या है भाई, नीच का माना जाता है। चंद्रमा वृष राशि पे ऊंच का है, वृश्चिक राशि पे नीच का है। लेकिन राशि क्या है, वृश्चिक, वृश्चिक का मालिक कौन, मंगल। मंगल क्या है हमारा, ताऊ। तो चंद्रमा ताई बन गया। अब ये आपको देखना है कि चंद्रमा 8 में किस हालात में बैठा है, अच्छा या बुरा। तो ताई के सुख आपके उसी मात्रा में अच्छे और बुरे होंगे। 10 में चंद्रमा किस हालात का है, अमूमन मंदाई होता है, तो चाची से लाभ ना होगा। 12वें घर में भी चंद्रमा अमूमन मंदा होता है, तो सास से लाभ ना होगा। और छठे घर में चंद्रमा होता है नानी का कारक। छठा घर मामा, हमारी माता के बालदेन का होता है, माता के माता पिता का, माता के मायके वालों का। तो हाँ, जाके नानी का कारक बन जाएगा। किसी का चंद्रमा छठे घर में अच्छा है तो नानी से लाभ हो जाएंगे, मंदा है तो नानी से संबंध अच्छे नहीं होंगे, लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो जाए। अब इसी को देखिए दूसरे तरीके से पंडित जी ने क्या लिखा है। जब मंगल चौथे घर में, जो कि मंदा होता है, नीच का होता है, और अमूमन नीच बद होता है मंगल चौथे घर में, तो जब मंगल बद चौथे घर का हो तो किताब में लिखा है कहाँ आफत डालेगा, चंद्रमा का घर। माँ दादी नानी सास जनानी, माँ दादी नानी, ये देखो चंद्रमा से सब जुड़ गई, सास चंद्रमा से जुड़ गई। और फिर बोला जनानी यानी कि जीवन साथी, वो भी स्त्री ग्रह है। क्योंकि लाल किताब में मंगल चौथे घर की 7वें घर पे दृष्टि नहीं मानी जाती है, लेकिन चौथे घर में मंगल बैठ के दोनों स्त्री ग्रह से संबंधित रिश्तेदारों का बाजा बजा देता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा किया है आप लोगों के सामने। बुध को नपुंसक माना गया है, लेकिन बुध में यह भी कहा गया है कि सभी इसी में घूमते हैं। अब सभी इसी में क्यों घूमते हैं, मैंने पहले भी बोला होगा, अब फिर बोल देता हूं।
12वां घर आकाश माना गया है। 12वें घर पे दो ग्रहों की मलकियत है, बृहस्पति की राशि और 12वें घर का मालिक राहु। यानी कि एक प्रकार से देखें, बृहस्पति और राहु दोनों मालिक हैं 12वें घर के। छठे घर के बुध और केतु मालिक है। अब बुध और केतु से तीसरे शक्ति जो मसनूई बोलते हैं, बनावटी बोलते हैं, उसमें कोई ग्रह का निर्माण नहीं होता। लेकिन 12वें घर के जो दोनों मालिक हैं बृहस्पति और राहु, इनसे तीसरी ताकत बुध का निर्माण होता है। तो आकाश मंडल, आसमान, बुध से संबंधित है। बुध आकाश मंडल में ही तो सारी ग्रह घूम रहे हैं, और बुध का दायरा हमेशा बढ़ता चला जाता है, बुध का दायरा। और अब तो जो साइंटिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि ब्रह्मांड कंटिन्यू बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारी किताबें हजारों वर्षों से कह रही हैं कि ब्रह्मांड हमेशा बढ़ता जा रहा है। सब कुछ बुध के दायरे में ही घटित हो रहा है, सारी घटनाएं बुध के दायरे में। और मैंने एक और बात कह दी आप लोगों के सामने कि हमारा पूरा जीवन ही बुध और बृहस्पति का झगड़ा है। बुध की गोलाई, बुध का दायरा हमेशा बढ़ता जा रहा है। फिर आता है साहब मंगल। मंगल के दो रूप हैं, नेक और बद। हकीकत यह है कि सबके ही दो रूप हैं, लेकिन किताब में बड़े स्तर पे मंगल पे चर्चा की गई है, जबकि सभी ग्रहों के हैं। और मैं ज्यादा तवज्जो नेकी और बदी ग्रहों पे देता हूं, वो मंगल है और बुध है। जबकि ये भी परम सत्य है कि सभी ग्रहों में दोनों तासीर हैं, नेकी की भी और बदी की भी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, सूरज खाना नंबर 1 में मेष राशि का बैठ के भी कई बार भिखमंगा बना देता है। और सूरज 7वें घर में हो, 7th हाउस में जहां नीच कहा गया है तुला राशि का, वहां बैठ के मंत्री बना देता है। इस समय भी आपके दो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में जिनका सूरज 7वें घर का है। अब वो है क्यों? तो आप जब किताब को सूरज 7 को ध्यान से पढ़ेंगे कि सूरज 7वें घर के समय खाना नंबर 2 सूरज के मित्र बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति आली मर्तबा वजीर होगा। और वजीर किसे बोलते हैं अब आप समझ जाओ, वजीर यानी कि मंत्री, आली मर्तबा वजीर होगा। और सूरज 7वें के समय, 7th हाउस तुला राशि के समय खाना नंबर 2 में सूरज के दुश्मन बैठ जाएं तो भिखमंगा हो जाएगा। यानी कि कोई ग्रह अकेला बोलने की ताकत नहीं रखता है, इसलिए अकेले ग्रह को कभी मत समझना। हमेशा ग्रहों को कंडीशन के साथ कोरिलेट करेंगे, तभी आनंद आएगा। अब दूसरा सूत्र बता देता हूं। बृहस्पति चौथे घर में कर्क राशि पे ऊंच माना जाता है, लेकिन बृहस्पति के ही अपने घरों में 2, 5, 9, 12 में बुध आ जाए, राहु आ जाए, शुक्र आ जाए, या फिर शनि पापी होके आ जाए। अब शनि पापी का मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है, ध्यान कर लीजिए। शनि जब भी राहु केतु के साथ जुड़ा होगा तो पापियों के टोले में कहा जाएगा। अब पापियों के टोले में हो गया, यानी कि शनि की नेक नियत खत्म हो गई, बद हो गया, बुरा हो गया। तो बृहस्पति चौथे में भी दिखावटी होगा, उस व्यक्ति को कोई लाभ ना होगा। बृहस्पति चौथे घर का यानी कि बृहस्पति के ऊंच का। यानी अब बृहस्पति ऊंच नहीं है तो उसको पिता से वो लाभ नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए, संस्कार वो नहीं होंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई के उतने बड़े लाभ नहीं मिलेंगे। ऐसे किसी भी ग्रह को अकेले मत देखना। पहला नियम यह है कि किसी भी ग्रह को देखते समय उसके अपने घरों को देख लो, वहां कौन बैठा है उनका असर आता है। और हमारे जो समाज में, मैं लाल किताबियों की बात करूंगा, अन्य विधाओं में भी वैसे होता यही है। बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लिया, सूरज 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लिया, ये अधूरा भी नहीं, ये शून्य भी नहीं है ये ज्ञान। मैंने 2-3 आपको उदाहरण दे दिए, बात को समझो। अब मैंने एक बात बोल दी कि चंद्रमा 12वें घर में हो, मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चंद्रमा 12वें घर में हो तो राहु के साथ ग्रहण माना गया है, बात को समझना। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा 12वें घर में हो, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? या मंगल के साथ 12वें घर में हो तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? समझो बात को। मैंने चंद्रमा 12वें घर में बुरा बोल दिया,
लेकिन ये लास्ट नहीं है, ये आखिरी नहीं है। अब बृहस्पति के साथ तो बृहस्पति का घर है वो, राहु और बृहस्पति दोनों का घर है ना। तो बृहस्पति के साथ चंद्रमा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने देगा अपनी तरफ से। समझो बात को। हाँ, यहाँ पे एक गंदगी फैल जाती है। ऐसे घर में मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, बार बार बनेंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे। और वो व्यक्ति का ऑफिस है तो ऑफिस में भी ऐसी संभावना है। अब ये क्यों? अब मकड़ी जैसे जाले ये बुध से संबंधित होते हैं। बुध बार बार बृहस्पति और चंद्र को डैमेज करने के लिए घर में जाले निर्माण करवाएगा मकड़ी के माध्यम से। कोई ग्रह आके लाठी डंडा गोली लेके मारने नहीं आता है। वो कोई ना कोई कारण ऐसे पैदा करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे हो जहां मकड़े मकड़ी ज्यादा हो, तो जाले ज्यादा बनेंगे। बात को समझो। वो साफ करते रहो, वो ना लगने देना। बृहस्पति चंद्र का कोई बार में घर में बुरा असर नहीं आएगा। और मंगल के साथ बैठ गया तो अब देखो सूत्र, मंगलवार में घर में राहु को उभरने देगा, राहु को तो वो काबू कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। तो चंद्रमा का असर अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा 12वें घर में हो तो मैं जो उपाय देता हूं, किताब में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो उपाय मैं देता हूं किताब से अलग देता हूं। वैसे तो यहाँ पे और भी उपाय किया जा सकता है, जैसे कि 12वें घर में चंद्रमा है तो चंद्र ग्रहण का उपाय किया जा सकता है एक, क्योंकि राहु का घर माना गया है, नो डाउट। लेकिन इससे कोई बहुत बड़े लाभ ना होंगे। दूसरा उपाय किया जा सकता है कि चंद्रमा का दूध कंटिन्यू बृहस्पति, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति की भी मलकियत है, तो बृहस्पति की हल्दी के साथ मिला के चावल वगैरह नदी में बहा दिए जाए, ये भी अच्छा रिजल्ट दे देगा। लेकिन इन सबसे भी अच्छा रिजल्ट क्या देता है आप समझना, हमारी जो मकान की छत है वो भी 12वें घर से संबंधित है, और छत राहु से संबंधित भी होती है। और जो ये बारिश का पानी है, बादलों का पानी, आकाश से गिरा हुआ पानी, 12वें घर का चंद्रमा, खुला आकाश। अब मैंने जैसे बोला कि बृहस्पति के साथ अच्छा है, तो मैं बृहस्पति चंद्र को जल प्रवाह करवा दिया। राहु का वहां असर है तो ग्रहण का उपाय करा दिया। लेकिन इन सबसे भी अच्छी चीज समझो, ये दिमाग को विस्तार देने के लिए, आप समझ सके इसलिए बोल रहा हूं। बारिश का पानी इकट्ठा करो, या ओले जो गिरते हैं भाटे, बारिश में जो बर्फ गिरती है आकाश से बादलों से, वो इकट्ठी कर लो, या बारिश का पानी, या दोनों कर लो। उसमें मंगल की सौंफ और मंगल का पेड़, नीम के पत्ते बारिश के पानी में उबाल लो आप। और छत के ऊपर जब हम पानी रखते हैं तो वो लॉक करके रखने का नियम है। पानी छत के ऊपर कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। किसी के घर में टंकी टैंक छत के ऊपर है और वो खुले हुए हैं या टूटे फूटे हैं, ढक्कन ठीक करवा लेना, बहुत नुकसान देता है। तो कांच के मर्तवान में वो सौंफ और नीम अच्छी तरीके से उबाल के बारिश के पानी में छान के रख दिए जाए, ढक्कन लगा के सील कर दिया जाए एरल डाइट वगैरह से। देखो चंद्रमा 12वें घर का भी नेक असर दे जाएगा, क्योंकि अब मंगल से चंद्रमा मिला दिया है। मंगल राहु को अपने आप कंट्रोल कर देगा, और चंद्रमा को छत के ऊपर ही छोड़ दो 12वें घर में ही, घर की मन की शांति, रुपए पैसे की बरकत दे देगा। उपाय का सूत्र समझो कैसे बनाया। आपको यह जांचना पड़ेगा कि यह ग्रह इस घर में, जिस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ नेक असर दे देगा। बस इतना सा ध्यान लगाना है। और इसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं ये सब इतना पढ़ाता नहीं हूं, आप लोग जानते हैं। मैं बार बार कहता हूं किताब के बिना पूरा नहीं आएगा। बात को समझो, किताब को चाटना पड़ेगा पूरी तरीके से, किताब पे मतलब बड़े प्रेम और सम्मान के साथ किताब को पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान करिएगा। यहाँ पे एक वो बात एक अधूरी रह गई है, वो भी खोल दूं। मान लीजिए मंगल बद है किसी का, और उसे चंद्रमा के साथ मिला देंगे, तो आप लोग सोच के बताइए, क्या ये मंगल अब बद बचेगा? मंगल की बदी को, मंगल की बुराई को रोकने का काम जो करते हैं, सूरज चंद्रमा और बृहस्पति करते हैं। अगर किसी टेबे में मंगल बद है और उसका चंद्रमा 12वें घर में है, तो मंगल बद का उपाय बेशक ना भी करे ना, तो भी लाभ हो जाएगा।
बात को समझो, क्योंकि मंगल से चंद्रमा मिला दिया। अब चंद्रमा 12वें की बात हो रही है तो कुछ बुराई बता देता हूं। चंद्रमा 12वें घर में हो उस समय जिस घर में केतु और बुध बैठे होंगे, वहां से संबंधित बहुत बड़ी बुराई आ जाती है। इसको दूसरे शब्दों में समझ लो, चंद्रमा 12वें घर में हो तो केतु को मंदा करता है और बुध को भी समझ लो मंदा करता है। एक संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में हो तो मंगल जिस घर में बैठे होगा उस घर से संबंधित और मंगल से संबंधित अच्छाई आ जाती है। ये भी सूत्र ध्यान करना। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी घर विशेष में बैठ के सिर्फ बुराई नहीं देता। मैंने चंद्रमा 12वें घर की बहुत बुराइयां कर दी और लास्ट में मैंने क्या बोला, चंद्रमा 12वें घर में बैठ के मंगल बैठे घर से संबंधित रिलैक्स देता है। यानी कि मंगल चार जो बद होता है, माँ दादी नानी सास जनानी के जीवन में नरक बना देता है, रुपया पैसा कारोबार की भट्टी बजा देता है। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में हो तो ये मात्रा कम कर देता है। कोई भी ग्रह जल्दी चारों तरफ से जातक को नहीं पीटता है। अगर चारों तरफ से ग्रह पीटने लग जाए तो फिर हमारा जीवन, ये हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी। वो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स भी दे रहा होता है, ये है कि हमें पता नहीं होता। और वो पता करने के लिए आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा 12वें घर में हो तो जहां केतु बैठा होगा या जहां बुध बैठा होगा, जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, 12वां घर में बैठा चंद्रमा 8वें घर में बुध बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लंबे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां लगेगी। यानी कि उस व्यक्ति की उम्र का ह्रास होगा। कहीं ना कहीं से लंबी बीमारियां शरीर के ऑर्गन को फेल करेंगी, डैमेज करेंगी। सिंपल सा लॉ है। कई कई सालों तक बीमारी लग के जल्दी ठीक ना होगी। कोई कोई अगर, अब बुध 8 में है, अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वास्तु से संबंधित नियम भी बता देता हूँ। बुध 8वें घर में, चंद्र 12वें घर में, तो मैंने बोला लंबी लंबी चलने वाली बीमारियां लग जाएंगी। अब गलती से उसके व्यक्ति के मकान में ही मान लो बुध से संबंधित तुलसी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, चौथे चौड़े पत्ते के पेड़ या पार्क साउथ में ही हो, घर में साउथ की दीवार पे ही हो, या सीढ़ियां, जो जीना होता है सीढ़ियां पैड़ी, ये साउथ में हो, तो जो बीमारी साल 2 साल लग सकती थी इतने लंबे समय, वो 10-10 साल लंबी, 5-5, 8-8 साल लंबी खिंच जाएगी। क्योंकि अब ग्रह कायम हो गया। एक तो जन्म कुंडली में कागज में लिखा हुआ है या स्क्रीन पे मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन वो घर में कायम हो गया, अब बुराई बढ़ जाएगी। ऐसे ये मात्रा, सिर्फ कुंडली में बुध 8 था तो कोई बीमारी साल 1.5 साल में ठीक हो सकती है। लेकिन बुध 8वें वाली जगह दक्षिण की दीवार पे ही कायम कर लिया, सीढ़ी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते के संग सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, ढोल की मूर्तियां, सीढ़ियां, या घर में पार्क हरा भरा दक्षिण की दीवार पे ही बना लिया, या दक्षिण की दीवार पे ही रंग पोत दिया हरा, बुध का ही तो रंग है। अब बीमारी 5-10 साल तक ठीक ना होगी, फिर ऐसी बीमारियां लगेंगी। ये चीजें हिदायतों के तौर पे देखनी पड़ेंगी, ये हिदायतें हैं। और अब ये क्योंकि 8वां घर मौत का होता है, अब मौत के नजदीक ले जाने का काम कर रहा है चंद्र 12 घर से बुध 8वें में बैठ के। अब एक और सूत्र देता हूं, फिर बाकी आप किताब में सारी छानिएगा। चंद्र 12 के समय केतु 5वें घर में बैठ जाए, अब 5वां घर औलाद का है, चंद्र 12 के समय केतु बैठ जाए 5वें घर में, 5वां घर औलाद का है, तो औलाद के ऊपर कैसे, ऐसे व्यक्ति की औलाद औलाद ना बन के बाप बनेगी। यानी कि औलाद के सुखों में खत्म, मामला डैमेज, आने वाले भविष्य में औलाद के सुख ना मिलेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए,
औलाद का कमरा, खाना नंबर 5 क्या है? पूरब की दीवार। औलाद का कमरा ही पूरब की दीवार पे हो, या आपके घर में अब केतु है, वो कुत्ता भी तो है हमारी नर औलाद के अलावा। कुत्ता ही पूरब की दीवार पे ही मान लो बंधा रहता हो या ज्यादा बैठता हो, तो वो वहां कायम हो गया। या मान लो खिलौने बच्चों के होते हैं, वो भी केतु से संबंधित होते हैं, वो पूरब की दीवार पे, तो मामला पेचीदा हो जाएगा। इस तरीके की हिदायतें पकड़िए, और किताब को बार बार कंटिन्यू पढ़ेंगे, तभी ये चीजें खुलेंगी। मेरे 15 क्लास देने से भी नहीं आएगा, और आपको सिर्फ 15 क्लास सुनने से भी नहीं आएगा। ये एक समंदर है, जितनी गहराई में जाओगे उतने सुंदर, खूबसूरत और महंगे मोती मिलेंगे, ये ध्यान कर लेना। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं आपको आसान रास्ता बताने का। और लाल किताब कोई ऐसी विद्या नहीं है इसमें कोई पारंगत हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं नयापन। इस बात को भी ध्यान करिएगा। मेरी आज की भी लिमिट है, घंटे 2 घंटे में रोज पढ़ता हूँ। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, और सब कुछ किताबों से ही निकाल के लाया हूं, अलग से कुछ नहीं। जो अलग होता है, आज भी मैंने आपको बोला कि ये मैं राहु और शनि के योग में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। किताब में जो मिला है वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। फिर आपके अनुभव पैदा हो जाएंगे। अब इस एक और, क्योंकि मंगल और बुध से संबंधित जो बात हो रही थी, मैंने कहा कि मंगल और बुध की नेकी बदी पे मैं ज्यादा तवज्जो देता हूं। मैं उस बात को क्लियर कर देता हूं। मंगल, मान लीजिए किसी का नेक भी है, मैं अपने ऊपर ही उदाहरण दे देता हूं। मेरे जन्म कुंडली में मंगल 10वें घर में है। मंगल 10वें घर में ऊंच का होता है, और मंगल 10वें घर में हो तो 10वें घर का मालिक शनि भी मंगल की हेल्प ही करता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि मंगल 10 में होगा तो अच्छा ही असर होगा, क्योंकि मैंने सूरज एक में मंदा भी बताया, साथ में नीच होते हुए भी मैंने उसके नेक असर भी बताए हैं। ये भी ध्यान करिए। लेकिन अमूमन अच्छा होता है, बड़ी मात्रा, अमूमन का मतलब बड़ी मात्रा में। लेकिन अगर मेरे स्वभाव में लालच, क्रोध, ईर्षा, जलन पैदा हो जाए, तो मंगल अब मेरा नेक नहीं रहेगा। ये मंगल पद का सिम्टम है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, कलेशी, कलेश पैदा करने की, षड्यंत्र करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए बार बार अपने दिमाग में जहर पैदा कर लेना। अब अगर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ग्रह कितना भी नेक बैठा हो, जब तक उस ग्रह की नेकी आपने अपने आचार विचार व्यवहार में शामिल नहीं की। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। मंगल बद वाला हमेशा अपना हाथ नीचे रखता है, यानी कि वो चाहता है मुझे मिले, इतना लालच होता है। और आप में से भी कई लोगों ने मुझे टेवे दिखाए हैं, जिनके भी टेवे आए हैं, मैंने सबको क्या कहा, जीव जंतुओं बिन झोली के फकीरों की सेवा करिए, दान पुण्य की मात्रा बढ़ाइए, लोगों की मदद करिए, मंगल बद होते हुए भी नेक हो जाएगा। हकीकत यह है कि मेरा मंगल भी बद है किन्हीं सूत्रों पे, और नेक भी है किन्हीं सूत्रों पे। तो मैं अपने मंगल को कहीं भी गिरा भी सकता हूं और उठा भी सकता हूं। जब तक मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं थी लाल किताब की, पढ़ता तो मैं 16 17 18 साल की उम्र से हूं, लेकिन शुरुआत के मेरे 5 साल वैदिक ज्योतिष में निकले, जहां मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि वैदिक ज्योतिष में खराबी है, मुझे वैदिक ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं मिला, और ना वैदिक ज्योतिष की कोई सर्टिफाइड 1 नंबर की किताबें मिली। तो मेरी तसल्ली नहीं हुई, फिर मैं लाल किताब में आ गया अपनी 21 22 साल की उम्र में। लाल किताब की असली किताबें उपलब्ध हैं। फिर मुझे लाल किताब के अच्छे विद्वान मेरे गुरुदेव महाराज मिले, दो दो मुझे। तो ये मेरे लिए एक फायदेमंद हो गया। तो जैसे जैसे मैं किताब को समझने लगा, उससे पहले मेरे अंदर भी मंगल पद के सारे सिम्टम थे। तो जब मंगल को मैंने समझा कि ये बदी की तरफ भी मैं ले जा सकता हूं, इसे नेकी की तरफ भी ले जा सकता हूं, तो मैंने बिन झोली के फकीर, जो रोड पे गली में, जिन पे कोई तिजोरी नहीं है, जेब नहीं है,
कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, तोते, सबको जितना हो सका मैंने इनको दाना पानी देने की कोशिश की। और जो समाज का सबसे नीचे का तबका होता है, अब यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूं, मंगल बद में होता क्या है। ये जो आपके टेबे में मंदे गिरे बैठे हैं, जो बुराई की तरफ अग्रसर हैं, उनको पावर देता है। मंगल बद कुछ नहीं करेगा, आपके टेबे के मंदे गिरोह को आपके खिलाफ खड़ा कर देगा। आप गौर करेंगे, मंगल बद वाले लोग अपने अनुभव में लीजिएगा, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करेंगे, होटल का, घर का कम करेंगे। तला भुना ज्यादा खाएंगे, घी तेल का, तंदूर का खाना ज्यादा खाएंगे। ये मंगलवत के सिम्टम है। आप अपने जीवन में, अपने परिवार के, अपने बंधुओं के जीवन में देखिए, ये मंगलवत को और बढ़ाएगा। मैं बाहर का खाना बाहर हूं तभी खाऊंगा। अगर मेरे लिए ये संभव हो जाए, जैसे मैं बाहर कंटिन्यू जाता हूं, इस महीने भी 2-3 दिन में बाहर रहा हूं अभी पीछे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं आज सुबह निकल रहा हूं तो कम से कम आज रात तक का लिए मैं अपने घर से टिफिन पैक करा के ले जाऊं। मेरी ये कोशिश होती है। मैं होटल का खाना पसंद भी नहीं करता और मैं खाना भी नहीं चाहता। तो मैंने इस तरीके से, और ये थोड़ी नेक नियत दान पुण्य के माध्यम से, अपने मंगल को भी नेक किया हुआ है। अब दूसरी बात, मंगल बद होगा तो मंदे ग्रहों के मार्फत आपके जीवन में बुराई देगा। अब मंदे ग्रह अमूमन कौन होते हैं? एक तो नीच का बुध मंदा हो सकता है, कोई भी मंदा हो सकता है, राहु, केतु, शनि, और ये तो पापी ग्रह हैं। अब यहाँ पे जो समाज का सबसे नीचे का तबका होता है, हमारे घर के नौकर चाकर, हमारी फैक्ट्री के, हमारे सफाई कर्मचारी, लंगड़े लंगड़े लूले कुबड़े कोड़ी, भिकमंगे, महीने 2 महीने में इनको जितना संभव हो खाना खिलाते रहो। और खाना हर एक के बस की नहीं है कि 100, 200, 500 लोगों को किया जाए। तो सीधा सरल सिद्धांत है, घर में अपने ब्रेड पकौड़ा मंगल बद वाला व्यक्ति जितना ज्यादा लोगों को बांटेगा, जिनके औलाद ना हो, जो लंगड़े लूले हों, जो काणे हों आंख से, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्रेड पकौड़े खिलाइए, जिसके नर औलाद ना हो। और इसके अलावा जो समाज का नीचा तबका मैंने बताया, उनको ब्रेड पकौड़े खिलाते रहिए हर महीने 2 महीने में। और भोजन संभव हो तो महीने 2-3 महीने में 10-20 लोगों का भोजन भी करवाते रहिए। आजकल आप देखेंगे मंदिरों के बाहर शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन ऐसे लोगों की भीड़ होती है। दिल्ली के नजदीक वाले कनॉट प्लेस देख सकते हैं, हनुमान मंदिर पे। हमारे गुड़गांव में गौशाला में ऐसे लोगों की भीड़ होती है। हमारे गुड़गांव में गुरुद्वारे में भी है, गुरुद्वारे के बाहर भी ऐसे लोगों की भीड़ होती है। तो अपना सामान घर से बनवा के ले जाइए। मंगल नेक के चूल्हा आपके घर का, होटल से लेते हैं वो मंगलवत का चूल्हा है, उससे नहीं, अपने घर से, वो ज्यादा बड़े स्तर पे आपको फायदा देगा। इसलिए इस तरीके से सुधार कर सकते हैं। अब मंगलवत को इसलिए बुरा मानता हूं कि ये बुरे ग्रहों को मदद करता है आपके जीवन में बुराई पैदा करने के लिए। और मंगल बद तो राहु बिगड़ता है, और राहु अकस्मात जीवन में बुराई पैदा करता है, वो काबू में आ जाएगा। क्योंकि जब आप सफाई कर्मचारी को लंगड़े लूले कुबड़े काणे इन लोगों को भोजन देंगे तो ये, अब ये है क्यों ऐसे, पहले तो ये समझिए, आप सूत्र समझना, इन लोगों के जीवन में ये हालत क्यों है कि ये भिखमंगे हैं। इन्हीं पापी गिरोह का असर इनके जीवन में बड़ी मात्रा में है, इसलिए इनकी हालत ये है। और वो भी मंदे पापी गिरह का इनके जीवन में बड़ा अधिकार है। तो ये मंदे गिरह की तासीर वाले व्यक्ति हैं। ऊपर आकाश मंडल में जो गिरह हैं उन तक आपकी आवाज जाए या ना जाए, ये आपके चारों तरफ है, आसपास ही है, हर 2 या 4 किलोमीटर में मिल जाएंगे। और ये खा के जब पेट पे हाथ फेरेंगे तृप्त, बेशक वो गाली दे आपको, क्योंकि जो ये छोटा तबका होता है इसको कुछ भी दे दो ये खुश तो होता नहीं, लेकिन जब पेट भरेगा, इसको हम लोग कहते हैं अंगाई लेगा, तो वो एक प्रकार से आपके लिए प्रसन्नता की बात है।
और वो जितना मांगे उतना दे दो, कसम खा के मत जाओ कि मैं 50 पकोड़े लाया हूं तो 50 को दूंगा। भैया 10 भी अगर 50 खाते हैं तो 10 को दे दो, क्योंकि उनका पेट भरो। इस तरीके से। और सफाई कर्मचारियों की सेवा जरूर करिएगा, जिन जिन का राहु मंदा है, ये भी ध्यान करना। केतु मंदा है तो कुत्ते की सेवा करिए, क्योंकि ये बोल क्यों रहा हूं, मंगल बद हमेशा दुश्मन पापी मंदे ग्रहों को बल देता है कि आप इस जातक के जीवन में अपना मंदा असर दे दो। इसलिए इनकी सेवा हो गई, घर के चूल्हे का खाना दे दिया, तला भुना बंद कर दीजिए, बाहर के होटलों का खाना बंद कर दीजिए, अपने घर पे बनाइए, घर के चूल्हे का खाइए, जो कि मंगल नेक का चूल्हा है। फिर आता है, मैं बुध को ज्यादा बुरा क्यों मानता हूं। बुध हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी है, इसमें जितनी भी नसें हैं इन सब का मालिक है। जब तक बुध गड़बड़ ना हो, बीपी हाई नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, एक वो दिमाग में गड़बड़ होती है ना बंदे को, ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में तो सारा नसों का ही जाला है। जब तक बुध मंदा ना हो ही नहीं सकता। इन सब प्रॉब्लम के लिए बुध और मंगल दोनों मंदे होंगे तभी ये प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान कर लीजिए। हमारे हम लोगों की जो मजबूती पे हम लोग ज्यादा गौर करते हैं, वो तो सिर्फ हड्डियां हैं, लेकिन हड्डियों पे मांस रख दिया जाए तो वो लटक जाएगा। नसों की फुलावट के साथ हमारे स्ट्रक्चर पे ये सुंदरता, खूबसूरती, मसल्स, डोले सोले जो लोग बनाते हैं, ये बनते हैं। ये सब नसों का खेल है, नर्वस सिस्टम, और ये बुध का है। इसलिए दूसरी बात, व्यापार बुध का, बहन बेटी के सुख बुध के। किसी की बहन बेटी दुखी हो जाए, बुध के कारण जीवन नरक हो जाता है। नसें नाड़ियां गड़बड़ हो जाएं तो बीमारियां, आपको बोल दिया, ब्रेन हेमरेज जैसे, बीपी, इस तरीके से। तो इसलिए बुध पे ज्यादा गौर करना, इसीलिए मैंने बुध की नाली, कोई इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग से पहले ये शब्द बोला कि बुध पे मैं 5, 7, 8, 10 घंटे का एक बड़ा वेबिनार बना के लेके आऊंगा। उसमें आप लोग इसी महीने में ले आऊंगा। वहां पे बुध के बहुत कुछ राजो न्याज आपको मिल जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है, बुध मंदा होगा तो केतु मंदा होगा, और केतु मंदा होगा तभी पैनक्रियाज फेल होगी, या किडनी फेल होगी, या पेशाब की नाली में दिक्कत आएगी। और बुध अमूमन खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 में होगा तो गारंटी है केतु कितना भी अच्छा हो, मंदा असर देगा। अब केतु मंदा हो गया तो कमर पांव जोड़ों की प्रॉब्लम, नर औलाद की दिक्कत, या नर औलाद से दिक्कत। इसके अलावा फालतू की टेंशन और भटकाव, किडनी से लेके पेशाब की नाली तक दिक्कत, पैनक्रियाज जिससे इंसुलिन रिलीज होती है ना हो तो शुगर हो जाती है, व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है बंदा। ये केतु के तमाशे हैं। केतु चौथे घर में हो, शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। केतु चंद्रमा के साथ हो, शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। केतु मंगल के साथ हो, शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। के बुध 3, 8, 9 और 12वें घर में हो, शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि केतु इन कंडीशन में मंदा होता है। इन चीजों को गौर करिए। सिर्फ की शुगर हो गई और केतु मंदे से हो गई, ये जरूरी नहीं है। यहां भी कारण देखिए, मैंने बुध को बताया कारण, केतु का चंद्रमा के घर 4 में बैठे होने का कारण, चंद्रमा के साथ केतु होने का कारण, मंगल के साथ केतु होने का कारण। इस तरीके से कोई भी अकेला गिरे ना जीवन में खुशहाली दे रहा है ना दुख दे रहा है, ये ध्यान कर लीजिए। हमेशा कॉम्बिनेशन काम करेंगे और घर काम करेंगे। इसलिए बृहस्पति 1, 2, 3, सूरज 1, 2, 3, मंगल 1, 2, 3 पढ़ना छोड़ दीजिए, इन कॉम्बिनेशन को ध्यान कर लीजिए। और यही मैं आप लोगों को
ये अभी ग्रामर के जो सूत्र बचे हैं, इनके बाद इन्हीं सूत्रों पे मैं चर्चा लेके आऊंगा कि किस किस ग्रह का किस किस ग्रह के साथ संबंध होने पे और किस घर में होने पे। जैसे जब चंद्र और शुक्र की बात हो रही थी, मंदा योग है, लेकिन जब ये खाना नंबर 2, 4 और 7 यानी कि शुक्र और चंद्र के ही घरों में हो जाए तो इसकी बुराई की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरीके से इसकी सारी बची हुई क्लास करूंगा मैं आप लोगों के सामने। और मेरे करने से फिर वही बोलूंगा कि कुछ नहीं होगा, आपको सुधार करना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो मंगल बद हमारे आचार विचार व्यवहार से भी किया जा सकता है, और जब बद किया जा सकता है तो आचार विचार व्यवहार से नेक भी किया जा सकता है। लालच त्याग दो, ईर्षा, हसद, जलन, कुड़न त्याग दो। और ये सबसे बड़ी बात है, आप लोगों में से कुछ लोग हंस पड़ेंगे, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, मेरा जन्म भी एक महिला के गर्भ से हुआ है, मेरी पत्नी भी एक महिला है, मेरी बहन बेटियां भी एक महिलाएं हैं, मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं। लेकिन जो मैंने अपने जीवन में सुना है, देखा है, जो अनुभव है, ये जलन कुड़न स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। और पुरुष अपने कंपटीटर के साथ बाहर व्यापार में या नौकरी में करते हैं, महिलाएं तो घर में ही करती हैं। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, इन चीजों को त्याग दो। बुध के कारण आपको बता दिए कि इसके बदी से मैं डरता हूं और मंगल की बदी से डरता हूं। फिर आ गया साहब शनि। शनि तब पापी होगा जब उसमें राहु या केतु का असर मिलेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 से 12 तक के जो मलकियत है, अमूमन ज्यादातर ग्रह घरों के दो दो ग्रह मालिक हैं। जैसे कि खाना नंबर 1, यहाँ पे सूरज ऊंच का भी होता है और सूरज मलकियत भी रखता है क्योंकि राजा है। लेकिन खाना नंबर 1 में राशि तो मंगल की आती है, मेष। तो खाना नंबर 1 के दो मालिक हैं, एक राशि का मालिक और एक वहां के फलों का मालिक। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, मंगल की जमीन पर, मतलब राशि पर सूरज का मकान, ऐसे बोल सकते हैं। सरल शब्दों में बताने की चेष्टा कर रहा हूं। दोनों का अधिकार है खाना नंबर 1 पे। खाना नंबर 2 का मालिक बृहस्पति और शुक्र, धर्म स्थान बृहस्पति का और राशि शुक्र की। यानी कि खाना नंबर 2 में इन दोनों का असर हमेशा विद्यमान होगा। खाना नंबर 3 मंगल और बुध, राशि बुध की और मंगल का पक्का घर। मंगल बुध इकट्ठे का घर खाना नंबर 3। खाना नंबर 4 में अकेला चंद्रमा है, यहां कोई दूसरा ग्रह नहीं है। खाना नंबर 5 बृहस्पति और सूरज, राशि सूरज की, बृहस्पति का घर। खाना नंबर 6 बुध और केतु दोनों मलकियत रखते हैं, राशि बुध की है। खाना नंबर 7 बुध और शुक्र दोनों का ग्रस्त बनता है, दोनों के मिलने से। खाना नंबर 8 शनि और मंगल, मंगल की राशि, शनि का हेड क्वार्टर। खाना नंबर 9 का अकेला मालिक बृहस्पति। खाना नंबर 10 का अकेला मालिक शनिचर। खाना नंबर 11 में राशि का मालिक शनि और दूसरा मालिक बृहस्पति का गुरुद्वारा, जहां पे शनि न्याय करता है, धर्म अदालत। धर्म अदालत बृहस्पति की कसम खा के और अपनी माता के दूध को ध्यान में रखते हुए शनि जातक के जीवन का न्यायकर्ता बनता है राहु केतु के माध्यम से। खाना नंबर 12 बृहस्पति और राहु, ये खाना नंबर 4, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10, इन 3 घरों में अकेले अकेले मलकियत है, बाकी घरों में दो दो घरों की मलकियत है। अब ये दो दो घरों की मलकियत को कैसे समझा जाए? उदाहरण, किसी टेबल में
खाना नंबर एक के दोनों मालिक इकट्ठे कहीं भी बैठे हो, कहीं भी का मतलब है किसी भी घर में, एक में ना हो, कहीं भी बैठे हो, सूरज और मंगल। तो मैंने इस विषय पे पहले ही बोला कि ये दो गर्म ग्रह मिलने से चंद्रमा की शीतलता कमजोर हो जाती है, तो चंद्रमा का असर बनता। लेकिन खाना नंबर एक पे कोई आफत आ जाए तो मंगल और सूरज खाना नंबर एक को बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसे ही खाना नंबर दो के लिए बृहस्पति और शुक्र, खाना नंबर दो पे कोई आफत आ जाए, यानी कि खाना नंबर दो के सारे सुखों को दूसरे ग्रहों के कारण बर्बाद होना पड़े, और उस टेबे में बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठे हो, तो खाना नंबर दो को बचा लेंगे। इसी तरीके से खाना नंबर तीन, मंगल और बुध कोई अच्छा योग तो नहीं है अमूमन, मंगल और बुध इकट्ठे यानी कि मुश्तरका। खाना नंबर आठ में सिर्फ अच्छा योग होता है, बाकी किसी घर में इस योग को अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन खाना नंबर तीन को जब हालत खराब हो जाए किन्हीं और ग्रहों के कारण और मंगल बुध इकट्ठे हों, तो खाना नंबर तीन को बचा लेंगे। चार के लिए अकेला चंद्रमा है, पांच के लिए सूरज और बृहस्पति है, तो खाना नंबर पांच को सूरज बृहस्पति, खाना नंबर छह को बुध केतु बचाएंगे, खाना नंबर सात को बुध और शुक्र बचाएंगे, खाना नंबर आठ को मंगल और शनि बचाएंगे। लेकिन मंगल और शनि खाना नंबर आठ में बैठे हो तो बड़ा मनहूस योग होगा, ये भी ध्यान कर लेना। ये बहुत बेहूदगी है कि खाना नंबर आठ के दोनों मालिक शनि और मंगल बृहस्पति के घरों में अमूमन अच्छे होते हैं, शनि मंगल, क्योंकि इन दोनों के इकट्ठे होने से, शनि मंगल मुश्तरका होने से राहु ऊंच का हो जाता है। लेकिन इसका योग का जो धन दौलत और सुखों के लिए अच्छा योग है, वो तभी बनता है जब ये बृहस्पति के घर दो पांच नौ बारह में हो। खाना नंबर 10 के लिए शनि, माफ करना, खाना नंबर 9 के लिए बृहस्पति अकेला ही है, खाना नंबर 10 के लिए शनिचर अकेला है। फिर खाना नंबर 11 की जब बात आती है तो बृहस्पति और शनि मुश्तरका कहीं भी बैठे हो, खाना नंबर 11 पे किसी ग्रह कंडीशन में खराबी आ जाए, मंदा आ जाए, तो खाना नंबर 11 के सुखों को ये मरने नहीं देंगे। खाना नंबर 12, और बृहस्पति और राहु भी बड़ा मंदा योग है, इससे बुध का निर्माण होता है, ये भी मंदा योग है। लेकिन इसका भी ये सुख है कि खाना नंबर 12 अगर बर्बादी की तरफ जा रहा है किन्हीं कारणों से, तो बृहस्पति और राहु उसको बचा लेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। किसी टेबे में खाना नंबर एक पे मंदा असर आ रहा है, ये मैंने इकट्ठे की बताई, लेकिन खाना नंबर एक के लिए सूरज और मंगल दोनों को देखिए, खाना नंबर दो के अच्छे हालात और बुरे हालात जो मिल रहे हैं उसमें बृहस्पति और शुक्र भी शामिल होगा। अगर ये पिट रहे हैं तो खाना नंबर दो का लाभ ना होगा। खाना नंबर तीन के सुखों के लिए बुध और केतु चाहिए अलग अलग बैठे हैं, अब इकट्ठे की बात नहीं कर रहा हूं, अब ये सब अलग अलग की बात कर रहा हूं, इनका असर होगा ही होगा, क्योंकि ये पक्के उस घर के मालिक हैं, इनका पक्का घर है, इनके पास मलकियत है। उदाहरण, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, मेरा घर पास है, मेरे घर पे इस समय मैं ऑफिस में हूं, कोई दुश्मन आके बैठ गया तो मेरी रूह कांप जाएगी कि मेरा परिवार के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। बात को समझिए, तो मेरे ऊपर मेरे परिवार का असर, मेरे घर का असर और मेरे घर पे मेरा असर, ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ग्रहों को अपने परिवार के मेंबर की तरह सोच समझ के जब आप फलादेश करेंगे तो सही चीज निकल के आएगी। खाना नंबर चार के लिए चंद्रमा को ही देखा जाएगा, खाना नंबर पांच के हालात के लिए बृहस्पति और सूरज कहीं भी बैठे हो, इन दोनों को जितने ये दोनों अच्छे उतना खाना नंबर पांच अच्छा, और जितने ये दोनों मंदे या एक मंदा, उस अनुपात में खाना नंबर पांच, खाना नंबर छह के लिए भी बुध केतु, खाना नंबर सात के लिए बुध शुक्र, इसी तरीके से देखे जाएंगे। यही टेक्निक काम करेगी, इससे आप उस घर के हालात, क्योंकि खाना नंबर दो हमारी ससुराल से भी ताल्लुक रखता है, हमारे धन से भी ताल्लुक रखता है। खाना नंबर एक व्यक्ति खुद है,
अब उसके टेबे में सूत्र बता दे, कोई नहीं भी बैठा है, मान लो खाना नंबर एक में कोई ग्रह नहीं है, खाना नंबर एक से किसी ग्रह का कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरे टेबे में मंगल और सूरज दोनों कमजोर हैं, तो मेरी ऑरा, मेरा प्रभाव, मेरा इफेक्ट समाज पर कमजोर हो जाएगा। उदाहरण, मंगल बुध मंदे हो गए, मान लो खाना नंबर एक का एक मालिक है ना मंगल, बुध के साथ वो अच्छा होता नहीं अमूमन, या मान लो केतु के साथ मंगल आ गया, और सूरज है दूसरा मालिक, सूरज के साथ राहु आ गया या केतु आ गया, तो खाना नंबर एक के दोनों मालिक सूरज और मंगल पिट गए, तो खाना नंबर एक में व्यक्ति खुद है, जातक जिसका टेबा है, तो मेरा प्रभाव समाज पे, घर परिवार पे कम हो जाएगा, क्योंकि खाना नंबर एक के सुख कमजोर हो गए। खाना नंबर दो ससुराल के सुख है, खाना नंबर दो धन का सुख है, ऐसे खाना नंबर दो के दोनों मालिक बृहस्पति और शुक्र पिट गए, खाना नंबर तीन के मालिक बुध और मंगल पिट गए, तो खाना नंबर तीन के भाई बंधुओं के सुख, खाना नंबर पांच औलाद से, पढ़ाई लिखाई से, प्रेम संबंधों से भी संबंध रखता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध खाना नंबर पांच से आता है, तो खाना नंबर पांच के दोनों मालिक बृहस्पति और सूरज कमजोर हो गए मान लो, तो ये सुख नहीं होंगे। ऐसे इन चीजों को भी जोड़िए, इकट्ठे होने पे भी, अलग अलग होने पे भी, हर घर के जितने भी मालिक हैं सबको देखना होगा, तब जाके क्लैरिटी सामने फिल्म बन के आएगी कि ये है हालात। नहीं तो फिर मैं बार बार आपको टोक रहा हूं, आप लोगों को कुछ को गुस्सा भी आएगी, ये बृहस्पति एक दो तीन, सूरज एक दो तीन, अरे यार ये बेड़ा गर्क कर दिया है पुराने लोगों ने, मेहनत ही नहीं की है। इन चीजों में आप जैसे जैसे सुधार करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा सीख पाएंगे। फिर हमारे लाल किताब की दोस्ती दुश्मनी में और हमारे पुराने ज्योतिष में भी फर्क है, इन चीजों को भी अगर नोट कर लें तो अच्छा है, नहीं तो किताबें खोल के जरूर देखें। हमारे यहाँ एक संबंध होता है बराबर के गिरे, और प्राचीन ज्योतिष में उसको कहते हैं समभाव, सम। हमारे यहाँ उन शब्दों का इस्तेमाल किया है बराबर के गिरे, जैसे कि बृहस्पति है, इसके बराबर के ग्रह हैं राहु केतु और शनिचर, और बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं वो सूरज मंगल और चंद्र हैं। अब समझिए, आपको यहाँ पे बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बोला बृहस्पति राहु मंदा योग है, लेकिन हकीकत यह है कि बृहस्पति के सिर्फ दो दुश्मन हैं, बुध और शुक्र। लेकिन मैंने ये भी बोला कि बृहस्पति के घरों में बुध शुक्र के अलावा राहु या शनि पापी के टोले में शामिल होकर बैठ जाए तब भी बृहस्पति पे मंदा असर होगा, ये भी ध्यान करिए। लेकिन हकीकत यह है कि बृहस्पति के पक्के दुश्मन शुक्र और बुध हैं, और जो राहु केतु और शनिचर हैं वो उसके बराबर के ग्रह हैं। लेकिन ये पापी के टोले में शनि बैठ जाए और राहु बैठ जाए तो ये भी ध्यान करना है, ये ग्रामर की थोड़ी सी बहुत मामूली सा पर्दा है, लेकिन ध्यान रखने की चीज है। जब बृहस्पति के दुश्मन कहे जाएंगे तो बुध और शुक्र ही कहे जाएंगे, लेकिन बृहस्पति राहु के साथ या फिर शनि पापियों के टोले में हो उससे भी संतुष्ट नहीं होता, ये ध्यान कर लीजिए। जबकि दुश्मन दो ही हैं, सूरज के बराबर का ग्रह बुध माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है बुध सूरज के साथ हो तो बुध अपनी सारी ताकत सूरज को दे देता है और बुध चुप हो जाता है। अब देखिए बुध चुप कैसे हो जाता है, एक उदाहरण आपके सामने, एक कुंडली शेयर करके, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एक चीज आपके सामने डालता हूं, ये अगर ये ओपन हो जाए तो अच्छा है, एक मिनट।
चलिए वैसे ही बोल देता हूँ, सामने स्क्रीन वो गायब हो गया है, मेरी स्क्रीन पे नहीं है। जैसे कि उदाहरण, सूरज साथ में, अब मैंने जैसे बोला कि बुध सूरज के बराबर का ग्रह है, लेकिन बुध अपनी सारी ताकत सूरज को दे देता है। साथ में घर में सूरज मंदा है, नीच का है, लेकिन सूरज बुध के साथ बैठ जाए तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है, किसी उपाय की जरूरत नहीं है। सूरज साथ में मंदा है, वो सेकंड हाउस की कंडीशन बताई थी कि सूरज के मित्र या शत्रु बैठे हैं, उस अनुपात में सूरज नेक या मंदा होगा। लेकिन जब सूरज के साथ बुध बैठ जाए तो सूरज की जो नीचता है साथ में घर की तुला राशि की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बराबर का ग्रह बुध, उसके साथ बुध की साथ में घर की मलकियत भी है बुध के पास, और बुध अपनी सारी ताकत दे देता है किसे, सूरज को। और सबसे बड़ी बात, सूरज बुध मिलने से अमूमन, अमूमन का मतलब है बड़ी मात्रा में मंगल नेक हो जाता है। सूत्र को समझो। अब आप लोग देखेंगे सूरज और बुध दिखाई दे रहा है खाना नंबर 7 में। अब ये इसके कारण से मंगल नेक हो जाता है, तो इसलिए ये मंदा योग नहीं है। इस तरीके से ग्रहों से, ग्रह टकराने से, मिलने से, दृष्टि संबंध होने से ग्रह की तासीर में फर्क आ जाता है, उसके स्वभाव में फर्क आ जाता है। अब बताओ, आप में से कोई 5 मिनट का टाइम लूंगा सोचने के लिए कि और क्या बोलूं। बृहस्पति 1 2 3, सूरज 1 2 3 पढ़ने से कोई लाभ दिखाई दे रहा है? जबकि यही पढ़ा जा रहा है, और बड़े बड़े हाई लेवल के प्रोफेशनल यही पढ़ा रहे हैं। मैं तो 2020 में क्लास लेना बंद कर दिया था, समय नहीं होता, और मैंने ये जिम्मेदारी अपने 2 स्टूडेंट को सौंपी हुई थी, उन्होंने गंदगी फैला दी। मैं फिर दोबारा 2023 में आके बैठ गया, मैंने कि तुम गंदगी फैला रहे हो, मैं ही संभालता हूँ। मैंने कि अब की मैं 150 लोगों को तैयार करूंगा, फिर उनमें से कहूंगा भैया आप सिखाओ। मैं 1000 2000 रुपए, 2500 रुपए में एक एक बैच लेता हूँ, उन लोगों ने तो 20 20 हजार लेने शुरू कर दिए थे। वो क्या करते थे, 20 क्लास देंगे, 2000 रुपये महीना, महीने में सिर्फ 2 ही क्लास। तो उन्होंने इस तरीके से लोगों से 10 10 20 20 हजार रुपये झाड़ने से, मैंने कि भैया अब मैं ही आ जाता हूँ, फिर सारे लोग तंग होके आ गए। अब उनका मंगल बद होगा कहीं ना कहीं से, समझ जाओ इशारा मैंने क्या बोला, लालच। ऐसा नहीं है कि मैं लालची नहीं हूं, लेकिन एक दायरे में, एक लिमिट में। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो इतने विषय पे कर लो, मेरे को जब तक थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ बोलो। जी गुरुजी, जैसे मेरे को पहले अभी जब तक मैंने ये नहीं सीखा था ना, मुझे लगता था 12वें घर में जुपिटर का है क्योंकि वो बृहस्पति का है और राहु वहां का उच्च का है, तो ये अच्छा योग होता होगा। बट ये पढ़ने में समझ आया कि बुध वहां। राहु, राहु के पास मलकियत है 12वें घर की, लेकिन राहु छठे घर में ऊंच है। हाँ, बट पढ़ने में समझ आया कि वहां ये दोनों मिलके बुध बना रहे हैं और बुध वहां पे नुकसान पहुंचा रहा है। ये बुध चीजों वहां पे मंदा। का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और गुरुजी एक मेरा क्वेश्चन और है, जैसे अभी आपने बताया था किसी का पाइल्स वाला एग्जांपल दिया था। अगर किसी के सेकंड हाउस में सूर्य होता है और वीनस है और पति पत्नी की किसी ना किसी बात पे झगड़ा होता है, तो उनमें से कोई भी मतलब बादाम मंदिर में रख सकता है तो उससे झगड़े में थोड़ा कम होगा, ठहराव आएगा। उसको बृहस्पति बना लो। बृहस्पति तो बनता ही है वो हवाई, दिखावटी, हाँ लेकिन जी। ताकतवर नहीं होता। केसर का टीका लगाते रहो। सूरज और बृहस्पति, सूरज और शुक्र मुश्तरका बृहस्पति बनता है, लेकिन इस बृहस्पति में दमखम नहीं होता। हम्म। केसर का टीका लगा लो। वो गुरुजी पिता कर से रहे अब हैं। सुन लो, पिता से केसर ले लो। अ, पिता को इन्वॉल्व करते ही आपने बृहस्पति इन्वॉल्व कर लिया, लाभ मिल गुरुजी, जाएगा। मैंने जिनको बताया वो उसी दिन से कर रहे हैं, बट उन ये है कि दोनों पति पत्नी दोनों के ही पिता नहीं है। दोबारा बोलिए। पति जब पत्नी। से आपने मतलब बताया था तो तब से ही मैं कर रहे हैं हम लोग, जो भी जिसको बताया मैंने। बट उन दोनों के पिता नहीं है, तो वो केसर का टिक्का जरूर कर रहे हैं दोनों भावों के बीच में।
करके। ठीक है, धीरे धीरे रिलैक्स आ जाएगा। रिलैक्स। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान करना है, शुक्र दो, चरित्र नेक रखें। जी यहाँ जी चरित्र की बहुत बड़ी विडंबना है, शुक्र दो और बृहस्पति दो में एक। जी। फिर सूरज, जरजोरू जमीन के झगड़े से हमेशा बचें। इसके अलावा फ्री में किसी से कुछ ना लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी 3 साल पहले सूरज मेरा खाना नंबर 2 में था और दिवाली आ गई। अब मेरे पास तो बहुत सारे लोग वैसे भी आते हैं तो लेके आते हैं, तो मैं हाथ जोड़ लेता था, या मैं उन्होंने दिया और मैंने बाहर जाके, मैं तो मार्केट सी है थोड़ी सी, बैठा हूँ वहां, तो बहुत सारे लड़के में मैंने कि यार ये ले जाओ तुम खा लो, ऐसे कर लेता था। लेकिन दिवाली पे मैं 1 हफ्ते के लिए गायब हो गया ऑफिस बंद करके। क्यों? मैंने अपना नुकसान भी किया पैसे का, जो काम करता वो भी नहीं किया। ऑफिस में लॉक लगा दिया, क्योंकि लोग आएंगे, घर वालों से कह दिया कोई आए, जैसे लोकल लोग जानते हैं, मैं कह देना है ही नहीं, यहाँ वो गौशाला गया हुआ है। मैं तो इतना परहेज क्यों करता हूँ? मुझे खुशहाली चाहिए, मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला है, किसी के देने से कुछ नहीं होता। तो इन चीजों का सावधानी भी रखनी है, तब जाके रिलैक्स होगा। और व्यक्ति पैसे के लेन देन, जमीन जायदाद के मुकदमेबाजी और औरतों से झगड़ा फसाद। अब यहाँ पे जोरू, मैंने बोला जर जोरू जमीन का मतलब, जोरू का मतलब सिर्फ स्त्री, अपनी पत्नी नहीं या पति नहीं, दुनिया जहान की किसी भी स्त्री से झगड़ा नहीं करना, पड़ोसन हो, ताई चाची माँ, कोई भी हो। क्योंकि हर स्त्री में शुक्र का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। किसी भी दुनिया जहान की स्त्री से झगड़ा ना हो। और सुन लीजिए, सूरज दूसरे घर में मंदा असर देगा तो सबसे पहले आपका झगड़ा शुरुआती घर से हो। और सूरज और शुक्र इकट्ठे वाले को किसी भी घर में हो, प्रेम मोहब्बत, चाहे वो अपनी स्त्री से हो चाहे बाहर हो, हमेशा जलाने का काम करता है। इन चीजों से बचो ऐसे। और गुरुजी एक क्वेश्चन और, अभी आपने बोला बारिश का पानी जिसमें सौंफ और नीम के पत्ते उबाल के रखा है सील बंद करके, उसकी कोई दिशा भी होती है? वो तो छत पे रखना है बस, उसकी दिशा छत है और कुछ नहीं है, खुला आकाश। और कोई भी रख सकता है या सिर्फ जिसके 12वें घर में मून वगैरह हो वो? मैंने तो कंडीशन पे बोला है, कोई भी के लिए मैं कभी नहीं चंद बोलता, कोई भी के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो जैसे 12वें घर में चंद्रमा हो तो वो रख सकता है। हम्म। छत वाला हो गया ना 12वां घर। अपने पास फिक्स है। आप ये शब्द कभी मत बोलना कि कोई भी, वो जी बेवकूफ बनाने का धंधा है। कोई भी कुछ नहीं होता, कोई भी में तो बस ये है कि रोज खाना खाइए तो जिंदा रहेंगे, पानी पिएंगे सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे, बस ये है कोई भी। मंदिर जाना भी कोई भी को फायदा नहीं देता, नुकसान दे जाता है। जी जी। कोई भी वाले शब्द कभी मत सोचना। नो। 12वें घर में अगर चंद्रमा और शनि होते हैं तो हम रख सकते हैं छत पर वो पानी करके। उसको दूसरे तरीके से सुधार लो, अच्छा। इसको ऐसे मत करो। हमेशा एक कंडीशन नहीं, वो अकेले चंद्रमा पे बोलिए, अब वो चंद्र राहु जी में, जी चंद्र जी बुध में, वो वहां हर जगह अप्लाई मत, जितना बोला है बस उतना ही पूरा है जी वो, जी ऐसे नहीं। जी जी। थैंक यू थैंक जी मृणाली जी। गुरुजी। जी पूनम जी। गुरुजी एक मिनट अपर्णा जी, पहले हाँ जी पूनम जी बोलिए। नहीं नहीं मृणाली जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते बेटा। सर जैसे आप हमेशा आप हमें बताते हो कि प्लैनेट्स के जो रिलेटेड रिलेटिव्स होते हैं हाँ। उनसे हमें जो होते हैं वो अच्छे बना के रखनी चाहिए। हम्म। लेकिन अगर वो कोई ऐसा इंसान हो जो जिसने हमेशा बिना उनको उसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, उसने नेचुरली ही बिना किसी लालच के अपने भाई तो से बेटा बहन उसको तो वैसे ही माफ किया जा सकता है, जिसको पता ही नहीं है वो तो गलतियां करेगा, जिसको पता है उनसे वो हमने गलती ना करे। उन्होंने सबसे बना के रखी है, उन सबसे प्यार करते, दिल से प्यार करते हैं, वो करते हैं। लेकिन एंड में आके जो भाई बहन होते हैं या माता पिता होते हैं वो वैसे उनकी फिर होता है ना कि एक रिस्पेक्ट ना करना या करना, तो वो चीज क्या क्या मतलब फिर तो उल्टा ही पड़ गया ये। ये हमें दिखता है कि हमें नुकसान हो रहा है, हकीकत में होता नहीं, हकीकत में नहीं होता है। और इसके लिए बोल नहीं पाऊंगा। अगर मैं सामाजिक स्तर पे देखूं तो मुझे बहुत नुकसान है, लेकिन अगर मैं अपने स्तर पे देखता हूं, कुंडली के स्तर पे, तो मैं बहुत लाभ में हूं। बस इतना बोलूंगा कि मैंने अपने बुजुर्गों की संपत्ति में से 1 रुपया नहीं दिया है। अब इशारा समझ जाओ, ये सब घरेलू बातें होती है, कहना अच्छा नहीं लगता। और आज मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं अगर चलूंगा तो 12 घंटे में मैं पैदल पार नहीं निकल पाऊंगा। अब समझ जाओ इशारा।
अपने स्तर पे लाभ ही होता है, वो सामने वाले के कर्म वो जाने। एक हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो जो छोटे हैं या जो अनजान है वो उत्पात करते रहे, लेकिन हम क्षमा करते रहे, हमारे हमारे घर अच्छा हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हमें देखेंगे। इस बैच में नहीं है वो, लेकिन मेरे वो 2017 से स्टूडेंट है और अभी भी वो सारे बैच लेते हैं। नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। उनके घर में अभी इसी तरीके का माहौल आया, पारिवारिक हिस्से बंटवारे का। उन्होंने कहा गुरुजी क्या करूं, आप तो हमेशा, मैंने कि छोड़ दे, टेंशन क्यों ले रहा है। उसने छोड़ दिया और आज वो व्यक्ति इतना खुशहाल है, पूछो मत। समझ गए बात को। जी। तो ये तत्कालिक रूप से कुछ समय के लिए दिखता है, लेकिन ओवरऑल तो बड़ा लाभ देता है। अपने रिश्तों की ईमानदारी वफादारी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सारे गिरह हमारे आसपास ही बैठे हुए हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में। वो गिरह जो दूर है ना, वो आशीर्वाद दें या ना दें, हमारे ये सब देंगे। और कोई ज्यादा जलन कड़न कुड़न जेलसी हसद ईर्षा रखता है, तो वो अपना मंगल मत कर रहा है, उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है। आज नहीं तो कल वो जूते खाएगा, हम थोड़ी ना खाएंगे, बस। नहीं, आज नहीं तो कल, थैंक बस यू। इतनी देर है। जी किरण जी। नमस्कार सर। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन है, मंगल पात में जब आपने बोला कि ब्रेड पकौड़े दिए जाएं वो बेहतर है। आप कैसे दोगे, लेकिन आपके यहाँ तो ब्रेड पकोड़े वाले मिलेंगे नहीं ना। अब जैसे आईडीपी की परेड है वहाँ हम लोग सब खाना फ्री देंगे, सो कैन डू देयर। कर लो। जैसे लोग वहाँ आएंगे ना, वहाँ तो फिर 200-400 बंदा इकट्ठा हो ही जाता है, और खाना फ्री हो तो 2 के 20 भी आ जाते हैं। हम्म, खाना फ्री खाना तो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके यहाँ भी। और सर क्या बात कर रहे हो, जिस जिस प्रोग्राम में खाना नहीं लोग आते नहीं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए ये करिए, कोई नहीं, कर लीजिए, करो, कर लिया करो कभी कभी। उसको जो एक स्टॉल लगे तो मैं देखिए उनको बोला हाँ कर देखिए, लो। इंडिया इंडिया में तो क्या है ना कि ऐसे बहुत से स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, गौशाला वगैरह मिल जाते हैं, झुग्गी बस्तियां मिल जाती हैं। भैया आप तो न्यूयॉर्क में बैठे हो तो पता नहीं कहा नहीं। मंदिर गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मंदिर गुरुद्वारों में भी लंगर होते हैं, अगर लंगर नहीं होगा तो कोई कीर्तन में नहीं आएगा। आप क्या अच्छा बात अच्छा हाँ। अच्छा, तो कोई नहीं, कर लिया करो, कर ये जो देसी ब्लड है ना वो वहीं का वहीं है। अब लिया। मैं देशों की बात नहीं करूंगी, ये हर धर्म में है सर। चर्च ले लो, वहां पर भी आपकी सर्विस होगी तो उसका पैसा देके आप जाते हैं, वहां पर भी बाद में लंच होता है, जिसको बच्चे की खुशी करनी है वो सब जैसे सब भी होता है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करा करो, करा करो, चलो ठीक है, थैंक यू सर। करा करो। जी परवीन जी। गुरुजी नमस्कार। प्रणाम भाई। गुरुजी मैं पिछली वीडियो में नहीं था, उसके लिए सॉरी। मैं कहीं बाहर था। गुरुजी पिछली वीडियो में आपने बोला कि 11वें घर से हम टोटल कितने किसी की औलाद है वो पता कर सकते। औलाद की उम्र और औलाद की गिनती, लेकिन गिनती वाले पे अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं हेलो। जवाब दे देता हूँ, आवाज कट गई थी, मैं जवाब देता हूँ। खाना हेलो। नहीं गुरुजी, ये नहीं पूछना है, ये पूछना है। आपने उसके बाद ये कहा था कि जो औलाद की उम्र है हम्म, उसके बारे में ज्यादा अच्छा उससे पता लगता है। खाना तो नंबर उस 11 अगर नेक हालात का मान लीजिए, खाना नंबर 11 में मंदा गिरह बुध भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, मंदा बैठा है कंडीशन से, तो औलाद की उम्र कम हो तो गई, ये कह खाली हो तो खाली हो तो खाना नंबर 11 के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, 10 मिनट भी नहीं हुए, खाना गुरु नंबर शनि। 11 के दो मालिक कौन है। गुरु शनि। इन दोनों को इकट्ठे हैं चाहे अलग अलग हैं, इनको देख लो ठीक। और इनको नेक करने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी कहता हूं, सांसों पे कोई ज्योतिषी की औकात नहीं है कि काबू पाले, बढ़ा दे या घटा दे, वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन हम अपने कर्म के रूप में बृहस्पति शनि को अगर मंदे हैं तो नेक कर सकते हैं, और बृहस्पति को नेक करना बड़ा आसान है। बुजुर्गों के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लो, साधु ठीक है। सन्यासियों की सेवा करो, भोजन करवाओ, अपने बुजुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम का श्राद्ध तर्पण जो भी होता है अलग अलग समाज में, वो सब करो। शनि के लिए चाचा के पांव हाथ लगाओ, मजदूरों से कोई काम कराते हो उसकी मजदूरी समय पे दो, शराब मांस अंडे का इस्तेमाल मत करो। शनि की बुराई ये भी है कि शनि की खुराक से बचे रहो, रिलैक्स आएगा। और फिर भी ये बोलता हूं
कि उम्र विधाता के हाथ में है। किताब में रूपचंद जोशी ने भी यही लिखा, मैं भी यही कहता हूं और ये देखा है। लेकिन हम कोशिश क्यों ना करें? कोशिश तो हमें करनी है। गुरु जी बस एक क्वेश्चन, आपने एक बैच स्टार्ट किया है, क्या उसके अंदर हम ज्वाइन हो सकते हैं? भाई उसमें बहुत मेहनत पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं कर सकते और बहुत कम आता है तो मत आओ, क्योंकि उसमें मैं। गुरु जी ये तो आप डिसाइड करेंगे कम आता है कि नहीं, क्योंकि मैं बुक तो पढ़ता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल बुक है भाई जो एक एक रामेश्वर मिनट प्रवीण शास्त्री। जी, एक मिनट बता देता हूं। मेरे आज भी बेसिक बैच में 40 साल से प्रोफेशनल है बंदा, वो भी आता है। इसमें नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो दूसरा बेसिक बैच 1500 वाला चल रहा है उसमें है। जी जी जी। अब बताओ, प्रोफेशनल है, ऑफिस है, वास्तुशास्त्री है और नामी गिरामी है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं गुरु जी इतना तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिनका नाम लेते हो ना, रामेश्वर शास्त्री जी, वो मेरे पड़ोसी थे, मैं उनके पास बैठता था। अच्छी बात है, लेकिन जी मेहनत का जज्बा अगर बड़ा कर सकते हो। मैंने देखो आज भी मैंने बोला, मैं लगभग हर दूसरी क्लास में बोलता हूँ कि मैं घंटे 2 घंटे आज भी पढ़ता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आज दोपहर की हालत मेरी ये थी कि एक क्लाइंट को मैं कहना चाह रहा था कि अब आप जाइए, मुझे थोड़ी देर आराम कर लूं, 5 मिनट मैं कुर्सी पे ही सुस्ती मार लूं। वो भी नहीं मिला, और क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले, सिर्फ 15 मिनट मैंने एक बार नजर मारा कि मैं आज क्या। मैं हर क्लास से पहले 10 20 25 मिनट, कई बार ज्यादा भी होता है। लेकिन अभी जब यहां से फ्री होके घर जाऊंगा तो मिनिमम एक किताब ओरिजिनल यानी कि गुटका जरूर होगी मेरे बैग में। यानी कि रात को सोते समय या तो मैं गुटका पढ़ूंगा जरूर, उसके 10 5 15 पेज, या फिर मेरी ही कोई वीडियो, या मेरी 2017 से लेकर 2020 तक की ऑडियो, पुरानी जो क्लासें हैं, वो कान में लगा के सुनते सुनते सोऊंगा। जबकि मैं अपने 17 18 साल की उम्र से यही काम कर रहा हूं और रोज नई चीजें ढूंढ लेता हूं। मेरी बात समझो, अगर ये जज्बा है तो आ जाओ, स्वागत है। मेरे पास तो आप 2000 रुपए दोगे ही, मेरी जेब से लोगे तो कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या अगर ये जज्बा नहीं है तो उस ग्रुप में मत आना, क्योंकि वो ग्रुप मैंने बनाया भी क्यों, मैं बता दूं। मेरे पास करीब करीब 40 50 लोग ऐसे हैं, मैं उनसे भी माफी मांग के कह देता हूं, जबान पे आई है तो मैं कहता हूं अब तुम जाओ, वो जाते नहीं। अब तुम जाओ, अब तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हें इतने साल हो गए। उसमें 2017 तक के आज तक 2 3 लोग हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें नया मिलता है। मैं कहता हूं यार तुम अपने दिमाग को विस्तार दो ना, मेरे चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। लंबे समय तक किसी के डाउन में रहना भी ठीक नहीं है। 2 3 बैच करो, फिर अपने दिमाग को विस्तार दो और खुद खुलोगे। क्योंकि आप जब तक मेरे से खुलने का इंतजार करोगे तो आप खुद खुल नहीं पाओगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पैसे कमाना नहीं है। ये क्लास मेरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मैं 150 लोगों को तैयार कर दूं। ज्योतिष के साथ बहुत बुरे कांड हो रहे हैं, क्या बोलूं। मुझे शर्मिंदगी होती है, किसी का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूं। ज्योतिषियों से ज्यादा निकम्मे और नाकारा कोई नहीं मिले मुझे। पुलिस महकमा खूब बदनाम है, लेकिन वो भी इतना खराब नहीं दिखा जितने ज्योतिषी चोर लुटेरे हैं। तो इसलिए मैं सस्ते सस्ते बैच बना के कंटिन्यू तैयारी करके, भाई लोग आएंगे ज्यादा, मैं इसलिए देता हूं। आप मेहनत की अगर मात्रा बढ़ा सकते हो तो आ जाओ, आपका स्वागत है। नहीं बढ़ा सकते हो मत आना। बिल्कुल ठीक है। सरेआम कह रहा हूं। मैं ऐसी दुकानदारी नहीं करता कि मुझे अपना सामान बेचना ही बेचना है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे मेहनती लोग चाहिए। अगर मुझे, मैं चाहूं, मैं आपको वैसे बता देता हूं, आप में से कुछ लोग कहेंगे अहंकार की बात नहीं है, मैं अगर 2 लाख रुपए मांगू ना तो मुझे 2 लाख रुपए 2 लोग दे देंगे, मेरा काम हो गया। क्योंकि 2 लाख हर आदमी नहीं दे सकता। इस बैच में 73 74 लोग हैं, लगभग 1.25 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। मेरी बात समझना अभी। मैं 2 लोग 2 2 लाख में ले लूंगा, मुझे 4 लाख मिलेंगे। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, ज्यादा लोग आए, पता नहीं कौन कामयाब हो जाए, ज्यादा लोग तैयार हो जाए। मेरा दूसरा लालच है। मेरे गुरुदेव महाराज ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है, दोनों के जब प्राण निकले मैं उनके पास नहीं था, मैं गुरु दक्षिणा के नाम पे उनको कुछ नहीं दे पाया। तो मैं उनकी विद्या को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। मेरा उद्देश्य कुछ और है, 10 20 50 100 लोग अच्छे तैयार कर दूं, जो कि खरे सिक्के बाजार में आए तो खोटे सिक्के चुप हो जाए। मैंने 2020 में क्लास इसीलिए बंद की थी कि मेरे 2 स्टूडेंट अच्छे लेवल पे चले गए थे, तुम करो। उन हरामजादों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे पे रोज कंप्लेंट होती थी, गुरुजी ये वो फलाना, महीने में 2 क्लास, 2 2.5 हजार रुपए महीना,
गुरुजी ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। और मैं 2017 में 500 रुपये महीने, 500 रुपये में, 600 रुपये में पूरा बैच पढ़ाता था। उन्होंने एकदम मेरे बंद होते ही दुकानें खोल दी, 10-10, 20-20 हजार रुपए खाने लग गए। तो मैं मेहनती लोगों को चाह रहा हूं, मेहनत करिए तो आइए, मेहनत नहीं कर सकते मत आइए। मैंने दुकान चलाने, मेरे पास 10-20-25-50 जन्म कुंडली रोज होती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप कुंडली भेज दीजिए, 2-3 दिन से पहले नहीं बना के भेज पाऊंगा। कारण एक दिन में 20-25 कुंडली बनाने में मेरी हाय तौबा हो जाती है। मेरे पास लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया रोज आ रहा है यार। आपसे 5 महीने ये बैच चल के 1.5 लाख रुपए आएगा, और उसमें भी फेसबुक को 70-80 हजार रुपए हर महीने देता हूं मैं, एड चलती है। कल 2.25 लाख रुपए का कैमरा लाया हूं कि ये बढ़िया वीडियो बनेगी, और अभी कुछ और भी सामान लाने पड़ेंगे, अभी तो हमने इस्तेमाल भी नहीं किया है। मेरा उद्देश्य कुछ और है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, समझ रहे हैं? तो थोड़ी मेहनत बढ़ाओ तो आओ, नहीं तो मत आना। जी सनेल जी बोलो बेटा। गुरुजी नमस्ते। जी प्रणाम। जैसे आपने कहा कि सूर्य के साथ राहु केतु का कोई कनेक्शन हो तो सूर्य सूरज ग्रहण के का साथ, उपाय, या हाँ तो सूरज ग्रहण सूरज का उपाय कर लो, शनि का हो तो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सूर्य राहु अगर एक में हो तो सूर्य ग्रहण माना जाता है? सूरज ग्रहण नहीं है वो, सूरज बैठे घर में ग्रहण। ये अच्छा मामूली से शब्दों के फर्क पे ध्यान दो, यही गलती कर रहे हैं हमारे लोग। सूरज को नहीं है, सूरज बैठे घर में है, तो जहां बैठा है उस घर तो में, सूरज ग्रहण तो का उस उपाय, घर लेकिन के कर सकते रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी उस उस घर। घर से जैसे मैं, हाँ मान लो खाना नंबर 10 में सूरज है, राहु 1 में है, तो 10वें घर के सुखों का अब हो गया ऐसे। हाँ। और अगर सूर्य और मंगल 12 में है और राहु 1 में है तो ये मंगल राहु को कंट्रोल करेगा, ऐसे हो सकता है। तो उस केस में भी ग्रहण का उपाय करना जरूरी रहेगा? सूरज 12वें में है, कुछ ना कुछ असर तो जाएगा 12वें घर पे, हाँ। इसलिए। अच्छा जी, थैंक यू सर। हाँ जी, गुरुजी, अपर्णा जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए बहन जी। हाँ जैसे गुरुजी अभी आपने बताया कि जैसे कि पहला घर मेष राशि मंगल का है चाहे और वहां उसमें कुछ भी सूर्य लिखा और हो, मंगल। वहां कुछ भी लिखा हो, आप यही मानिए। हाँ, अच्छा, पर पहले घर में सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा तो है। आप ऐसा उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो वो मेरी समझ में नहीं आया था। जैसे अब पहले रुक घर जाइए, में रुक सूर्य जाइए, और रुक जाइए, मंगल रुक दोनों जाइए, बैठे मैं हैं। क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए हाँ सूरज जी। और मंगल दोनों खाना नंबर 1 में ही बैठे हैं, अच्छा योग है। इसमें एक बात और बोली थी कि चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके हाँ से समझिए। अब मंगल के घर देखिए, 1 में तो मंगल बैठा है, तीसरा भी मंगल का घर है, और 8वां भी मंगल का घर है, वहां कौन बैठा है, उनका असर इस मंगल में होगा। अब सूरज को देखिए, सूरज का खाना नंबर 1 भी है और खाना नंबर 5 भी है, तो 5 में कौन बैठा है, उसका भी इस सूरज में असर होगा। यानी कि सूरज मंगल दिखावटी रूप से कि खाना नंबर 1 में अपने मलकियत वाले घर में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथी ग्रह जो इनके पक्के घरों में बैठ के, यानी कि मंगल का घर 3 और 8 और बच रहा है, और सूरज का 5 बच रहा है, उनमें जो ग्रह होंगे उनका असर इन दोनों ग्रहों में होगा, और ये जहां बैठे हैं फिर उस घर में भी उस माध्यम से पहुंचेगा। अब हुआ क्लियर? ठीक है, हाँ गुरुजी हो गया। चलिए अब और आगे शुरू करते हैं, इतनी देर में बहुत कुछ सोच लिया मैंने। अब सूरज के जब बात आती है कि बुध, तो बुध सूरज का मित्र भी है, और बुध एक अकेला ऐसा ग्रह है जो राहु का मित्र है, यानी कि सूरज के परम बैरी का भी मित्र है। सूरज का जो परम मित्र है बुध, और ये इसके परम बैरी सबसे बड़े दुश्मन राहु, जिससे कि सूरज को ग्रहण लगता है, उसका भी मित्र है। और बुध अपनी सारी ताकत सूरज को दे देता है। आप ध्यान करेंगे, सूरज का लाल किताब सूत्रों में बंदर है जो लाल मुंह का, जिसको मकैक बोलते हैं इंग्लिश में,
ये सूरज से संबंधित है। या आप किसी भी जीव को देखेंगे जिसकी पूंछ होती है और जो दौड़ते हैं, तो उनका बैलेंस कैसे बनता है? उनकी पूंछ से। किसी बंदर की पूंछ काट दी जाए, जैसे हम लोगों में आजकल, तो मैं भी मूंछ नहीं रखता हूं 10-12 साल से, जैसे मर्दों के लिए मूंछों की बात की गई है, बंदरों के समाज में पूंछ उस लेवल पे मानी जाती है। बंदर के पूंछ ना हो तो उनको उनके ही समाज से दूर भगा दिया जाता है। यानी कि सूरज का महत्व बुध के बिना कम हो जाता है। यानी कि बंदर, और बंदर की उछल कूद, कितने कितने ऊपर से कूद जाते हैं, उसमें उनकी पूंछ मदद करती है, जो कि बुध है। बुध इस इतनी बड़ी मात्रा में सूरज को मदद देता है। और जब सूरज के मित्र ग्रहों की बात आती है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति, मंगल और चंद्र मित्र हैं। और जब दुश्मनों की बात आती है, तो शुक्र सूरज का दुश्मन है, लेकिन शुक्र सूरज के साथ मिलके बनावटी लेकिन कमजोर हालत का बृहस्पति बनता है। लेकिन हकीकत में ये अच्छा योग नहीं है, वो बृहस्पति दिखावटी है। इसीलिए अगर ऐसा योग हो, तो मैंने जो अभी पूजा गावा जी ने पूछा था, उसमें यह बोला कि इसको बृहस्पति में तब्दील कर लो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्यार मोहब्बत के संबंध, गृहस्थ के जीवन साथी के संबंध रास नहीं आते। सूरज शुक्र इकट्ठे हो जाएं तो गुड़ या तांबे का स्टॉक हो घर में, रास नहीं आएगा, प्रॉब्लम परेशानी देगा। और अंदरूनी रूप से सेहत पे भी, जिसे हम कह सकते हैं व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे दिक्कत होगी। सूरज शुक्र में यहां तक ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम या बेड के ऊपर धूप ना आए। ऐसा व्यक्ति जिसका सूरज साथ में घर में हो या शुक्र के साथ हो, या बिस्तर पे बैठ के खाना भी ना खाए, इसमें बड़ी भारी समस्या हो जाती है, बीमारी पकड़ती है। सूरज का शुक्र से कैसे भी संबंध हो जाए, वो चाहे खाना नंबर 7 से हो जाए, चाहे खाना नंबर 2 से हो जाए, चाहे मुश्तरका यानी कि इकट्ठे बैठ के हो जाए, बिस्तर पे भोजन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इन सूत्रों में आपको जो सावधानियां हैं और उपाय हैं वो भी खोलता रहूंगा, तो इससे आपको बड़े लाभ मिल जाएंगे। और जब सूरज के दुश्मन ग्रहों की बात आती है, तो शुक्र, शनि, राहु और केतु। लेकिन राहु से पूर्ण ग्रहण है, केतु से मध्यम ग्रहण है। केतु से मध्यम ग्रहण है, यानी कि लगभग आधा कह सकते हैं। और दूसरी बात, राहु के साथ या राहु को देखे, राहु केतु या शनिचर या साथ हो, इन तीनों कंडीशन में राहु केतु शनि तीनों हालात में देखें या इकट्ठे हो जाएं, सूरज ग्रहण का उपाय किया जा सकता है। लेकिन इस पे भी थोड़ी सी बात बता दूं कि जब शनि सूरज को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति के गृहस्थ के अच्छे लाभ होते हैं। ये भी ध्यान कर लीजिए, गृहस्थ अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गृहस्थ तो अच्छा हो जाता है जब शनि सूरज को देखे, लेकिन उसकी इज्जत आबरू एक ही जगह अच्छे स्तर पे रह पाती है, समाज में या घर में। ये दिक्कत आ जाती है। शनि जब सूरज को देखे तो गृहस्थ तो सुधर जाता है, मतलब शादीशुदा लाइफ तो अच्छी हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति का जो सम्मान है, वो या तो घर में अच्छा होगा या समाज में, दोनों तरफ उसका सम्मान अच्छा नहीं होता। इसलिए ये बात कहता हूं कि उपाय कर लिया जाए, क्योंकि शनि की कालख सूरज की रोशनी को मध्यम तो करेगी करेगी। इस सूत्र को ध्यान रख लेना। ऐसे तो इसके सूरज के जो दुश्मन ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब केतु जिस तरीके से सूरज को मध्यम ग्रहण यानी कि लगभग आधा ग्रहण, कम ग्रहण लगाता है, तो दूसरा ग्रहण लगता है चंद्रमा को। सूरज के अलावा 2 ही ग्रहण होते हैं, तो चंद्रमा को केतु पूर्ण ग्रहण लगाता है और राहु मध्यम ग्रहण लगाता है। लेकिन राहु और चंद्र मिलने से जो बड़ी बुराई आती है, वो ये है कि बुध ऐसे टेबे में मंदा असर दे देता है। ये ज्यादा बड़ी बुराई है।
और जो भी बुध की मंदे की कंडीशन है, उन सब में डिसीजन मेकिंग व्यक्ति की खराब हो जाती है। और वो क्यों खराब होती है, उसका कारण, जब भी बुध मंदा होगा, राहु और चंद्रमा से भी मंदा होता है, और बुध 3, 8, 9, 12 में भी मंदा होता है, और बहुत सारे कारण भी हैं। तो जब भी बुध मंदा होगा, वो व्यक्ति एक, उसकी सोच में जो परिवर्तन है वो ये है कि वो भावनाओं में बहके, यानी कि सेंटिमेंटल सिस्टम उसका बढ़ जाता है, और वो फिर डिसीजन लेता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे कार्य व्यवसाय कारोबार में या नौकरी में दिमाग से डिसीजन होना चाहिए, और भावनाओं में भर के जो डिसीजन है वो दिल से होता है, वो नुकसान दे जाता है। तो जब भी किसी का बुध, अब ये सूत्र कहा जाता है आगे देखिए, मैं बढ़ाता जाऊंगा, जब भी बुध मंदा हो तो बुध का ट्रीटमेंट के साथ उस व्यक्ति को कहिए, भैया दिल कमजोर मत रखना, दिल मजबूत कर लो, किसी के पीछे पीछे पगलाओ मत, भावनाओं में मत बहो, किसी की वाणी की मीठी बातों में मत फंसना, अपना भला बुरा सोच के डिसीजन लेना। क्योंकि बुध मंदा तो डिसीजन मंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो भावनाओं में बह के फैसले ले लेता है, और भावनाओं के फैसले हम अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुरुष बच्चों के सामने लें तो ठीक है, बाहर वाले नाजायज फायदा उठा लेंगे, कई बार तो घर के लोग भी उठा लेते हैं। ऐसा भी होता है, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, अगर वफादारी ना हो तो। लेकिन बाहर वाले तो, बाहर तो दुकान खुली हुई है, चाहे वो ज्योतिषी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे हलवाई है, चाहे नाई है, चाहे कसाई है, दुकान है। तो भावनाओं में बहना, जो व्यक्ति भावनाओं में ज्यादा बहता है उसका बुध कमजोर मिलेगा, मंदा। ये प्रॉब्लम चंद्रमा भी करवाता है, लेकिन इसमें बुध इन्वॉल्व होगा तो नुकसान ज्यादा होगा, ये ध्यान कर लेना। चंद्रमा वाली भावनाओं से नुकसान होने की मात्रा बहुत कम है, लेकिन बुध अमूमन यानी कि बड़ी मात्रा में नुकसान करवाने का काम करता है इन चीजों में। फिर साहब चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के, आपने किताब में एक सूत्र पढ़ा होगा कि चंद्रमा किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन चंद्रमा 11वें घर में केतु का बुरा करता है। एक सूत्र और भी आपने पढ़ा होगा कि बृहस्पति भी किसी से दुश्मनी नहीं रखता। इन सूत्रों में बहुत बारीक बारीक अंतर है, लेकिन बृहस्पति के दुश्मन भी मैंने 2 बोल दिए थे, बुध और शुक्र, ये मत भूलना, ये ध्यान रख लेना। और दूसरी बात मैंने ये भी बोली, बृहस्पति और बुध यानी रूह और बुध का ही झगड़ा है पूरा जीवन किसी भी व्यक्ति का। और जब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के बराबर के गिरे, अब ध्यान करना, चंद्रमा का दुश्मन सिर्फ केतु भी हकीकत में दुश्मन नहीं है, लेकिन केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और राहु मध्यम ग्रहण लगाता है, इसलिए राहु और केतु सिर्फ ये 2 चंद्रमा के दुश्मन माने गए हैं। अभी आपको हैरानी होगी, चंद्रमा का मित्र बुध बोला गया है, जबकि बुध देखे चंद्रमा को तो बड़ी भारी दिक्कत है, लेकिन चंद्रमा का मित्र है बुध, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र नहीं मानता है, लेकिन बुध मित्र है चंद्रमा का। और बुध देखे चंद्रमा को, अब देखिए मित्र मित्र को देख रहा है, बुध की नजर अगर चंद्रमा पे आ जाए तो दरिया के पानी में रेत, बकरी मिंगने डाल के दूध देगी, लेकिन मिंगने डाल के यानी कि पीने लायक नहीं होगा। दरिया के पानी में रेत यानी कि दूध, पानी पीने लायक नहीं है, मिट्टी है, रेत है उसमें। उस सूत्र को समझो। और ये क्यों है? क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र नहीं मानता, सूत्र समझो। जबकि किताब पढ़ेंगे तो वहां पे चंद्रमा के मित्रों में बुध का नाम लिया गया है, ये सत्य है, लेकिन चंद्रमा नहीं मानता। और चंद्रमा के दुश्मन ग्रहों की बात आ जाती है तो शुक्र शनिचर, चंद्रमा के बराबर के ग्रहों की बात आ जाती है, माफ करना, दुश्मन नहीं, बराबर के ग्रह, जिसे सम कहते हैं वैदिक ज्योतिष में। शुक्र शनिचर मंगल और बृहस्पति, ये चंद्रमा के बराबर के ग्रह हैं। लेकिन अब ध्यान करिए, बृहस्पति और चंद्र बहुत अच्छा योग है, लेकिन ये मित्र नहीं है,
चंद्रमा के मित्र हैं सूरज और बुध। बहुत बारीक बारीक अंतर है इन चीजों में। इनको कंटिन्यू पढ़ेंगे, समझेंगे, बैठ के सोचेंगे। और मैं वैसे आपको बता दूं, जो मेरी टेक्निक है, जरूरी नहीं है आप पे वो अच्छी ही हो, लेकिन मैं कोई भी आज के समय में भी कोई लाइन समझ में नहीं आती तो उसको सुनता हूं, समझता हूं और बैठ के उस पर मंथन करता हूं। तो ये ऐसी कुछ आदतें आप बनाइए। फिर आ जाते हैं साहब शुक्र। शुक्र के बराबर के ग्रह मंगल और बृहस्पति। शुक्र के बराबर के ग्रह मंगल और बृहस्पति, और शुक्र के तीन मित्र हैं, शनि बुध और केतु। और शुक्र के तीन दुश्मन हैं, सूरज चंद्र और राहु। अब इन मित्र और दुश्मनों का थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं, इसको समझिए। जैसे कि शुक्र का जो मित्र है शनि और बुध और केतु, यानी कि शनि शुक्र के घर खाना नंबर 2 या खाना नंबर 7 में शनि या बुध केतु बैठे तो ये शुक्र के साथी ग्रह बन जाएंगे और ये शुक्र को मदद देंगे। ऐसे इनमें ये भी ध्यान कर लीजिए, ये शुक्र को मदद देंगे इस तरीके से। अब यहां पे एक और सूत्र खोल देता हूं जिसको बोला जाता है दुश्मन ग्रह। शुक्र के अपने घर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में सूरज चंद्र और राहु बैठ जाएं तो ये शुक्र के सभी साथी ग्रह हो जाएंगे। ये शुक्र का नुकसान करेंगे। लेकिन अब ध्यान करिए, चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च का है तो वो चंद्रमा के लाभ होंगे, शुक्र के लाभ नहीं होंगे। शुक्र पे कहीं ना कहीं से ये नजला गिरेगा, ये भी ध्यान करिए। ये मित्र और शत्रु का उपयोग इस तरीके से करिए। और जो बराबर के ग्रह होते हैं वहां पे वही कंडीशन चलेगी कि जैसे बराबर के ग्रह, मैंने ये भी सूत्र थोड़ा विस्तार दे देता हूं। बृहस्पति के लिए सबसे बोला पहले बोला कि राहु केतु शनिचर, तो शनि की कंडीशन है कि पापियों के टोले में ना हो। केतु की ये कंडीशन है कि केतु बृहस्पति का चेला है। बृहस्पति और केतु मिला के बहुत उपाय निकलते हैं। राहु को जबकि बृहस्पति का दुश्मन नहीं लिखा है किताब में, लेकिन राहु बृहस्पति को कोड़ कर देता है। तो वहां ये चीजें भी, बराबर का होना का मतलब मित्रता नहीं है। बराबर का होने का मतलब ये है कि ये ताकत में लगभग बराबर हैं, ताकत में। और ताकत का इस्तेमाल लाभ और हानि एक दूसरे की गिरों के माध्यम से, टक्कर वगैरह, दृष्टि संबंध वगैरह वहां पे कैलकुलेट होती है। ये ध्यान करिएगा। अब मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल के बराबर के ग्रह हैं शुक्र और शनि, और मंगल के मित्र ग्रह सूरज बृहस्पति चंद्रमा। और मंगल के जो परम बैरी हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ बुध और केतु। बुध और केतु। अब देखिए, मैंने बोला शुक्र और शनि मंगल के बराबर के ग्रह हैं, लेकिन आपको यहां पे कुछ अभी ताज्जुब होंगे। मंगल के साथ शुक्र जब बैठा हो तो एक बनावटी चंद्रमा का निर्माण होता है। चंद्रमा लाल किताब में 2 तरीके से बनता है। बृहस्पति और सूरज मिले तब भी चंद्रमा का निर्माण होता है, और वो चंद्रमा अमूमन अच्छा ही होता है। लेकिन जो माफ करना, शुक्र और मंगल मिलने से चंद्रमा बनता है, इसके साथ ये चंद्रमा तब माना जाएगा जब बुध या केतु का किसी प्रकार से संबंध ना हो, नहीं तो ये कोई चंद्रमा नहीं है। ये ध्यान कर लेना। मंगल के साथ शुक्र हो तो कई लाभ भी होते हैं, जैसे कि चौथे घर में मंगल है तो अमूमन मंगल वध होता है। लेकिन अब शुक्र भी मंगल के साथ हो जाए तो मंगल वध ना होगा।
एक ये लाभ जरूर होता है। लेकिन ये ध्यान करना, मंगल और शुक्र इकट्ठे होने पे चंद्रमा जो बोला गया है, तो मंगल और शुक्र दोनों का ही बुध और केतु से कहीं से कोई संबंध ना हो। बुध और केतु मंगल और शुक्र के साथी ग्रह भी ना बन रहे हों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शुक्र के साथी ग्रह कौन होंगे, जो 2 और 7 में बैठे होंगे। चंद्र के साथी ग्रह कौन होंगे, जो 4 में बैठे होंगे। ऐसे शनि के साथी ग्रह कौन होंगे, जो खाना नंबर 10 में बैठे होंगे। ऐसे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मंगल और शनि का संबंध है, तो लाल किताब में मंगल मंगल के बराबर कई ग्रह हैं, शुक्र और शनिचर। तो इस पे थोड़ा और रोशनी डाल देता हूं, इसको गौर करिए। जब मंगल को शनि देखे, जब शनिचर देखे मंगल को, तो हालात अलग हैं। लेकिन जब मंगल देखे शनिचर को, तो हालात एकदम बदल जाते हैं। ये बहुत, इस पे लंबी बातें करेंगे आगे चल के। अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप लोग जब तक किताब पढ़ेंगे तो आगे आपको जब बताऊंगा खुल के तो आसानी होगी। जब मंगल शनि को देखता है, तो मंगल अपनी सारी ताकत शनि को दे देता है, जैसे बुध सारी ताकत सूरज को दे देता है। वैसे ही ये एक दूसरा मुद्दा है कि जब मंगल देखेगा शनि को, तो अपनी सारी ताकत शनि को दे देगा और खुद सिफर हो जाता है, शून्य, सिफर। और ऐसे व्यक्ति के जिसके टेबे में ये योग हो कि मंगल देखे शनि को, तो उसका जो भाई होता है, क्योंकि उसके टेबे में मंगल भाई है, मंगल सिफर, तो उसका भाई उस व्यक्ति से खुद से कम होता है, मतलब हालात में। ये खास खास पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, और बोल इसलिए रहा हूं कि इसको आप पढ़ें, क्योंकि आपको भी लास्ट में काफी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, तो उसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और जब इकट्ठे हो, तो मैंने बोला ही कि बृहस्पति के घरों में अमूमन ये अपना अच्छा असर दे देते हैं। लेकिन मंगल के और शनि के साथ कोई भी तीसरा ग्रह हो, सूरज और शुक्र के अलावा, तो वो ग्रह से संबंधित जो भी हमारे रिश्तेदार हों, बर्बाद होते हैं। मंगल शनि के साथ शुक्र हो, तो ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी, रुपए पैसे अच्छे होते हैं। मंगल और शनि के साथ सूरज हो, तब भी ये योग अच्छा होता है। लेकिन मंगल और शनि के साथ सूरज और शुक्र के अलावा कोई भी ग्रह हो, तो उस ग्रह से संबंधित कारोबार ना करे व्यक्ति, जबकि बराबर के ग्रह हैं। उस ग्रह से संबंधित जो तीसरा ग्रह होगा मंगल शनि के साथ, उससे संबंधित रिश्तेदार परेशान हाल होगा, और उस ग्रह से संबंधित कारोबार भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान देगा इस तरीके से। मंगल के दोस्त ग्रह सूरज चंद्र बृहस्पति, और मंगल के दुश्मन ग्रह बुध और केतु। फिर साहब बात आ जाती है बुध। बुध की बराबर के, और बराबर का मतलब ताकत मान के चलिए, शनि केतु मंगल और बृहस्पति लगभग बुध की बराबर के ग्रह हैं। शनि मंगल केतु और बृहस्पति। और बुध के मित्र सूरज शुक्र और राहु। बुध सूरज के साथ मैंने आपको बताया, सारी ताकत सूरज को दे देता है, बंदर का उदाहरण भी दिया। फिर राहु का भी मैंने बोला कि सूरज का परम बैरी राहु के का भी मित्र है बुध, और सूरज का एक और दुश्मन है जो कि कमजोर है, शुक्र, उसका भी मित्र है। और सुन लीजिए, बुध जब शुक्र के साथ मिल जाए, तो बनावटी सूरज का निर्माण कर देता है, मसनूई।
वो शानदार योग बनता है अगर अच्छे घरों में हो। और बुध का दुश्मन गिना जाता है चंद्रमा। अब थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला चंद्रमा का मित्र ग्रह बुध, चंद्रमा का मित्र ग्रह बुध, और अब मैं बोल रहा हूं बुध का दुश्मन ग्रह चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बुध को मित्र मानता नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारे लाल किताब सूत्रों में जो चर्चा की गई है मित्र और शत्रु की, कि कौन किसको मित्र या शत्रु समझता है, तो चंद्रमा बुध को मित्र नहीं समझता, बुध चंद्रमा को मित्र समझता है। अब हुआ क्लियर ये कॉन्सेप्ट। फिर साहब शनि की बात आ जाती है। शनि की बराबर के ग्रह हैं केतु और बृहस्पति, और शनि के मित्र आते हैं बुध, शुक्र और राहु, और शनि के दुश्मन कहे गए हैं सूरज, चंद्र और मंगल। अब आप कहेंगे भैया शनि के दुश्मन मंगल है तो फिर मंगल क्यों अपनी ताकत दे देता है? सोचो, किताब बड़ी आड़ी टेढ़ी चलती है, बहुत गौर करने की जरूरत है, इसीलिए बार बार टोकता हूं। फिर आता है शनि के बाद राहु। राहु की बराबर के ग्रह बृहस्पति, चंद्र, और चंद्रमा राहु के साथ मध्यम भी होता है। और जब राहु के मित्र ग्रहों की बात आती है तो राहु के मित्र हैं बुध, शनि और केतु, और राहु के दुश्मन ग्रह हैं सूरज, शुक्र और मंगल। अब जब राहु की बात चल रही है तो थोड़ी सी बातें कह देता हूं, इनको समझिए। राहु के दुश्मन ग्रह जो कहे गए हैं लाल किताब में, वो है सूरज, शुक्र और मंगल। राहु सूरज के साथ हो तो ग्रहण, राहु सूरज को देखे तब भी ग्रहण जैसे हालात, राहु सूरज के पक्के घर एक में हो तो सूरज जिस घर में बैठे उस घर में ग्रहण जैसे हालात, राहु शुक्र को देखे या शुक्र के साथ हो तो ग्रस्त, शुक्र से संबंधित गड़बड़ घोटाला। अब आता है मंगल भी बैरी है राहु का, लेकिन कौन सा मंगल? नेक, बद नहीं। अब किताब में ये चीजें खुल के नहीं लिखाई गई हैं, लिखी गई हैं, इनको आपको गौर करना पड़ेगा। अगर मंगल बद है तो वो राहु का मित्र मान लीजिए, क्योंकि मंगल बद होगा तो राहु बिगड़ा हुआ होगा। अब मंगल बद भी बिगड़ा हुआ है तो दो बिगड़े बिगड़े सांड टकरा गए आपस में, जो कि जीवन में बुराई लेके चले जाएंगे, ऐसे समझिए। जबकि राहु का शत्रु है, दुश्मन है राहु मंगल, ये सत्य है, लेकिन ये नेक हो तब। अगर मंगल बद है तो राहु मंदा और मंगल बद भी मंदा, फिर ये एक तरीके के मित्र हैं, क्योंकि मंगल बद होगा तो राहु अपनी बुराई जातक के जीवन में आसानी से दे देगा, यानी कि मंगल बद राहु को मदद दे रहा है, ऐसे समझ लो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको जब गौर, बहुत मामूली मामूली सा फर्क है, बहुत झीना बारीक सा पर्दा है। इसीलिए मैंने बोला था कि किताब, और माफ करना, कॉपी और पेन लेके बैठना। फिर आ जाता है साहब केतु। तो केतु के बराबर के ग्रह कहे जाते हैं बृहस्पति, शनि, बुध और सूरज, लेकिन सूरज इसके साथ हो तो ये मध्यम ग्रहण होता है, ये भी ध्यान करिए। केतु के दो ही मित्र हैं, शुक्र और राहु, और केतु के दो ही दुश्मन है, चंद्रमा और मंगल। अब आप यहां भी कहेंगे कि चंद्रमा तो माता है, तो फिर मैं वही कहूंगा कि चंद्र ग्रहण अगर हो किसी टेवे में तो अकेला चंद्रमा मंदा नहीं होता, केतु भी मंदा होता है। अगर किसी टेवे में चंद्र ग्रहण हो तो हम लोग अमूमन चंद्रमा लुट गया, बर्बाद हो गया बोलते हैं, लेकिन केतु का भी मंदा असर आता है, क्योंकि केतु का मंदा असर ना आए तो फिर डायबिटिक कैसे हो जाएगा व्यक्ति?
हमारी पैनक्रियाज पे केतु का अधिकार है, हमारे किडनी पे केतु का अधिकार है, हमारे यूरिनल पूरे फंक्शन पे केतु का अधिकार है, वहां भी इफेक्ट आ जाता है। और फिर केतु का दुश्मन मंगल, तो मैंने ये भी बोला मंगल केतु में भी डायबिटिक होने की संभावना रहती है और किडनी पे प्रॉब्लम। शेर और कुत्ते की लड़ाई किताब में जब आप पढ़ेंगे, तीनों नर ग्रह शेर माने गए हैं, मंगल नर ग्रह शेर, केतु कुत्ता। अब शेर के सामने कौन पिटेगा? कुत्ता। ध्यान कर लो। केतु की एक और विडंबना है कि केतु बुध के साथ हो तब भी अमूमन मंदा ही होता है, जबकि केतु बुध के बराबर का है। अब ये जो बातें मैंने बीच बीच में टोकी हैं वो पूरी क्लियर कर देता हूं। चंद्र और शुक्र भी बराबर के ग्रह हैं, लेकिन चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से, ये ध्यान करिए। चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से, चंद्र दुश्मनी करता है बुध से। बृहस्पति और शुक्र भी बराबर के ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र से दुश्मनी नहीं करता, शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। मंगल और शनि भी बराबर के ग्रह हैं, लेकिन मंगल दुश्मनी करता है शनि से, और चंद्र और बुध दोस्त तो कहे गए हैं, जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन चंद्रमा दुश्मनी करता है बुध से। अब कुछ और बातें छोटी सी। राहु के साथ बृहस्पति गुम नहीं होता, सिर्फ चुप हो जाता है। ये सब चीजों के रिजल्ट आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, सामने आते जाएंगे। राहु के साथ बृहस्पति चुप होता है, सिर्फ गुम नहीं होता, यानी कि उसका असर रुक जाता है, असर बर्बाद नहीं होता। लेकिन एक विडंबना है कि बृहस्पति के धर्म मंदिर खाना नंबर 2 में अगर राहु हो तो वो बृहस्पति के कंट्रोल में होता है, यानी कि राहु 2 के समय बृहस्पति का नेक होना बहुत जरूरी हो गया। सूत्र समझो। बुध बृहस्पति का दुश्मन है, लेकिन बृहस्पति के खाना नंबर 2 में बुध बैठा हो तो पिता पे तो नजला डाल देगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पिता को तो बर्बाद करता है, लेकिन आर्थिक हालात के मामले में राजयोग कारक होता है। बुध खाना नंबर 2 के समय जातक के पिता पे बुध की उम्र में 34-35 में भारी मुसीबत आती है। पिता को तो खराब करता है बुध सेकंड हाउस में, लेकिन आर्थिक हालात के लिए बुध सेकंड हाउस में अच्छा होता है। अब चंद्रमा बुध से दुश्मनी करता है, लेकिन बुध चंद्रमा से दुश्मनी नहीं करता, इसलिए बुध खाना नंबर 4 में भी राजयोग कारक होता है, लेकिन दिल छोटा कर देता है, व्यक्ति का दिल कमजोर कर देता है। और चंद्रमा के घर 4 में बैठने के कारण चंद्रमा किलसता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के माता के जीवन में कठिनाई और दिक्कतें, और माता की उम्र पे भी, मतलब माता की उम्र कम कर देता है, बस ये समझ लो, कमजोर कर देता है, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपने घर में बैठा देख के किलसता है, जबकि बुध चंद्रमा से दुश्मनी नहीं रखता। और बुध चंद्रमा के चौथे घर में भी आर्थिक हालात के लिए राजयोग कारक है, आर्थिक हालात को लाभ देता है। आज यहीं तक करते हैं, इन सूत्रों को रिपीट करिए, कुंडली पे अप्लाई करिए, और जितना पढ़ेंगे उतना ही सीखने को मिलेगा, ये पहली कंडीशन है। किताबें आप सबको पहली क्लास में बता दी गई थी, उन किताबों में दिमाग लगाइए। मैं अब बोलना बंद करता हूं, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो दोहरा दीजिए।
रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।